नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं। राशिद किदवई साहब कई दिनों के बाद आए सर, बहुत स्वागत आपका भी। और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में, बहुत स्वागत समीर जी आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले। देखिए, आज का तो पूरा दिन जो है वो सोमनाथ में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम के लिए गए हुए थे, आज वो सोमनाथ मंदिर में उन्होंने जाकर दर्शन किए। उससे पहले एक शौर्य यात्रा निकाली गई। 108 अश्व जो हैं वो आगे आगे उनके चल रहे थे और पीछे नरेंद्र मोदी एक खुली जीप में थे। उसके बाद मंदिर में जाकर के पूजा, उसके बाद उनकी सभा, और सभा में जो बातें उन्होंने की। और लेकिन उस सबसे पहले, वो तो आपको हम दिखाएंगे ही, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव क्यों, इसकी वजह नरेंद्र मोदी ने बताई, और वही वजह जिसकी वजह से सारा आयोजन किया गया था। तो वो बात आज हम सबसे पहले इस प्रोग्राम में करेंगे। देखिए, रामनवमी हो, आप राम मंदिर में कोई बड़ा कार्यक्रम करें, बात समझ में आती है कि आप महाशिवरात्रि हो, उसके बाद आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के कोई विशेष आयोजन करें, ये तो होता है, तो सामान्य भी है। सोमनाथ मंदिर में आज का ये आयोजन करने का, या जो पिछले 2 दिन से शुरू हुआ और हमें बताया गया पूरे वर्ष चलेगा और चलता रहेगा। अब इसमें हर साल नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी, नए नए कार्यक्रम जोड़े जाएंगे। अब ये उत्सव बस चलता ही रहेगा वहाँ सोमनाथ मंदिर में। तो ये ऐसा क्यों है? तो प्रधानमंत्री ने आज इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मतलब भारत का गौरव था। जो विदेशी आक्रांता आया उसने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की, सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। इसमें बहुत कामयाब भी हुए। कई प्रयासों के बाद महमूद गजनवी जो है वो कामयाब हुआ, लेकिन प्रयास उससे पहले भी था और उसके बाद भी कई प्रयास हुए। लेकिन मंदिर में आस्था रखने वालों की जीवटता ने इस मंदिर की भव्यता को कायम रखा, और वो सिलसिला आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले आगे बढ़ाया, उस बीड़े को आगे बढ़ाया। मंदिर अपनी भव्यता को प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से केवल सोमनाथ मंदिर नहीं, काशी का कॉरिडोर हो, या फिर राम मंदिर का निर्माण हो, या और भी ऐसी कई धार्मिक स्थल हैं जिनका एक बिल्कुल पुनरुत्थान आप कह सकते हैं, वो देखने को मिला। तो ये सब क्यों हुआ? तो नरेंद्र मोदी की सबसे पहली बात आज हम आपको वही सुनाने जा रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इस पर्व की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, सोमनाथ के साथ क्या क्या हुआ था, और इस देश के इतिहासकारों ने देश के साथ कैसे धोखा किया था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1000 साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के इस स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।
सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए। उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। तो ये सोमनाथ का बड़ा संक्षिप्त सा इतिहास प्रधानमंत्री ने दिया आपके सामने। तो जो सवाल शुरुआत में मैंने पूछा था या जिसका जवाब मोदी जी ने वैसे तो दे दिया, मैं अपने मेहमानों से पूछता हूं, ये पर्व क्यों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व क्यों, त्रिपाठी जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज इतने बड़े चैनल पर, इतने बड़े शो में सौरभ जी को पूछना पड़ रहा है कि सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व क्यों। अब ये श्लोक मुझे ध्यान में आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार अमलेश्वरम। अब ये आदि शंकर के जो ज्योतिर्लिंग स्रोत हम कहते हैं ना, उसमें ये लिखा हुआ है। और सोमनाथ के बारे में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रथम ज्योतिर्लिंग है ये तो है ही। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इसको जीता नहीं जा सकता है, इस पे आप कुछ भी कर लें। और शायद यही वजह थी कि 17 बार गजनी के आक्रमण की बात हम करते हैं। और जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो उसको मैं थोड़ा एक और संदर्भ देता हूं, और मैं इसको लगातार इस बात को कहता हूं कि राम मंदिर जो कि टूट गया, बाबर का सेनापति मीर बाकी आया, उसने अपनी मस्जिद बना दी, तो उससे लोगों में रोष रहा, उस तरह से वो टूटता बनता रहा बार बार, उसको उस तरह से लोगों ने समझा नहीं। लेकिन भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत की जो संपन्नता समृद्धि थी, वो इन्हीं मंदिरों के इर्द गिर्द थी, जहां किसी तरह का भेदभाव नहीं था, जहां भारत की पूरी व्यवस्था थी। और जिसको हम कहते हैं कि गोल्डन एरा जो इकोनॉमी की बात हम करते हैं, वो कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर, ट्रेड डील, एफटीए उससे नहीं बनी थी, ये इस मंदिर की व्यवस्था से थी। 1951 में इसका पुनर्निर्माण हो जाता है गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर नहीं बनता है, हनुमानगढ़ी से हनुमान जी के आगे माथा टिका के और सीखचे के बाहर से वो इलायची दाना लेके चले आते थे सब। क्या रहा? बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश। तो क्या है स्वाभिमान पर्व? बिना स्वाभिमान के कोई देश समाज शून्य होता है, मुझे लगता है इस वजह से। अभी आपको सुनेगा तो कहेगा कि आप तो अब आस्था से बात कर रहे हैं कि मंदिर है तो समृद्धि है। आस्था से नहीं बात कर रहे हैं। मैं कितने आंकड़े से शुरू करूं? 5400 करोड़ रुपया 2019 के कुंभ में यूपी सरकार लगाती है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू ले जाती है। एक आंकड़ा बता रहा हूं, इस देश में जितने भी जो हाईवे बनते हैं, उन हाईवेज के बनने के बाद 3 साल में पीपीपी मॉडल से बनने वाले टोल टैक्स की वसूली से उसका ब्रेक इवन, जिसको कहते हैं ना हम लोग कारोबारी भाषा में, कि भैया अब हो गया, प्रॉफिट कमाएंगे। जो सड़कें प्रयाग जाने वाली थी, 1 महीने में काम खत्म, फुल हो गया। योगी सरकार ने टोल टैक्स छोड़ दिया तो उसके बगल के जो दूसरी चीजें थी उससे रेवेन्यू हो गया जी। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ठीक है, दुनिया का पहला उस तरह का शहर है जो बनता है हमारे प्रयागराज में, जो दुनिया के लिए स्टडी है कि आप कहते हैं कि अर्बनाइजेशन कैसे होगा, आपको पता करना पड़ता है ना, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में। वो आस्था नहीं है, हमारी जीवन पद्धति है। मैं फिर कह रहा हूं, इसको देश को समझना पड़ेगा। हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने आज मुझे लगता है कि थोड़ा भावना और आस्था के हिसाब से अपनी बात कह रहे हैं, और मुझे भी बड़ा दिल चाह रहा है कि उस बात का मैं बिल्कुल समर्थन करूं, क्योंकि बिल्कुल आस्था में और विकास में, मानव इतिहास में बड़ा एक लिंक रहा है। लेकिन उसके साथ साथ त्रिपाठी जी, हम जरा चीन की तरफ देखें। चीन कहाँ है, उसके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहाँ हैं? पिछले 50 साल में आज़ादी के बाद से उसने, मतलब जो चीन जो आज जो राष्ट्र बना और जो हमारा राष्ट्र बना, तकरीबन इतिहास पीरियड्स बराबर का है। आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? चीन में आस्था का कोई स्थान नहीं है, और वहाँ के ऊपर आस्था के लोगों को मानने वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती भी की जाती है। अलग अलग वहाँ के प्रांतों में इस तरह की ऐसी खबरें भी आती है। तो इसको हम इस चीज़ से, जो मटेरियलिज्म जो होता है,
दाल रोटी की बात है उससे हम ना लिंक करें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फिर उस पर आस्था पे आंच आती है। तो आस्था का मामला बहुत ही एक लेकिन आस्था के स्पिरिचुअलिटी का केंद्रों मामला पर है। काम तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये स्वागत योग्य चीज है। इतिहास के पन्नों से बिल्कुल हमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन उसका एक राजनीतिक चेहरा जो अगर हम प्रस्तुत करें उसमें जरूर एक आपत्ति का गुंजाइश बनती है। अरे इसका मैं क्योंकि अभी एक इस तुलना पर एक लाइन से बोल दूं, ये बहुत सुंदर बात ऋषि जी ने कह दी। अब जरा सोचिए 1980 में चीन हमसे पीछे था, हमने क्या किया भाई? अरे हम तो कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और करते थे नेहरूवियन वाली इकोनॉमी। हमारी तो ये इकोनॉमी थी नहीं जो नेहरू जी ने दी थी देश को। वो क्या भारत की इकोनॉमी थी? हिंदू इकोनॉमी थी, नहीं थी। हिंदू इकोनॉमी सर्वसमावेशी और टेंपल सेंटर्ड थी। और फिर मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अभी अभी आया है, अभी मैं देख रहा था एक और जन चिंतित थे सोशल मीडिया पर कि हम 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं है। नालंदा जला दिया गया ना, उसको भी आस्था कह दीजिए। अगर हम उसको बनाने में कामयाब होते, वही बात कि भाई क्यों मंदिर पर इतना जोर क्यों यूनिवर्सिटी बनाओ? मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे जो मूल से जुड़े हुए हैं, बिना स्वाभिमान के न व्यक्ति न समाज न देश कोई मतलब अभी चूंकि राशि साहब ने इतिहास का जिक्र किया तो इतिहास पर भी बोला आज प्रधानमंत्री ने, समीर जी, और उन्होंने ये कहा कि तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा ये जितने आक्रांता आए थे इनका मकसद क्या था, ये किस भावना से आए थे? सोमनाथ के मंदिर को लूटा तो लूटा, सोमनाथ के मंदिर में गर्भगृह को क्यों ध्वस्त किया गया? तो वो ये कह रहे थे कि ये जिस जिहादी मानसिकता से ये लोग आए थे उस कट्टरपंथ के खिलाफ क्यों नहीं बताया गया देश को? सुनिए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावल कन्नड़े जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीर जी गोहिल का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य, ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। अब जो बात उन्होंने कही वो उन्होंने ऐसा खुल के नहीं कहा, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल लूट के लिए हुए होते तो पहली लूट के बाद बार बार क्यों हुए, विग्रह क्यों तोड़ा गया सोमनाथ जी का। फिर उन्होंने कहा क्यों मंदिर का स्वरूप बदलने के प्रयास हुए। मंदिर का स्वरूप किस चीज में बदलना था? मस्जिद बनाना था। वो कोई ढुकी छुपी बात नहीं। आक्रांता आए थे तो राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ से लेकर के मथुरा से लेकर के तमाम जगहों पर ये काम हुआ था। अब मैं कोई इतिहास का छात्र नहीं हूं, लेकिन ये एक वो हमारी टीम की मेहनत है। उन्होंने कुछ इतिहासकारों की बात वो निकाली और प्रधानमंत्री ने वो बात कही। उसका मेरे पास उदाहरण है तो मैं कोट कर रहा हूं समीर जी।
कि रोमिला थापर जी, अब मैं इनमें से किसी को पर्सनली नहीं जानता इतिहासकार को, तो मुझे नहीं पता कि कोई बिल्कुल ही लेफ्ट लीनिंग रोमिला जी के दिल तो कहते हैं, बाकी उनके बारे में मैं नहीं जानता। कि रोमिला जी लिखती हैं, मंदिर पर हमले धार्मिक नहीं राजनीतिक प्रतीक थे। आरसी मजुमदार जी लिखते हैं, मंदिर पर आक्रमण का सबसे बड़ा कारण इसकी संपत्ति थी। सतीश चंद्र जी लिखते हैं, सोमनाथ पर कब्जा यानी व्यापार और शक्ति पर नियंत्रण था। तो ये बात वो कह रहे थे कि असल मकसद क्या था वो क्यों नहीं बताया, और वो बताने में आपकी झिझक क्या थी कि वो उन्मादी जिहादी मानसिकता से ग्रस्त आतंकवादी थे जो आपके देश पर आक्रमण करने के लिए आए, और उनको मंजूर नहीं था कि एक मूर्ति पूजक स्थान जो है यहां पर हमारे सामने खड़ा रहा है, इसको तो ढाना ही है। ये उनकी प्रेरणा थी। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया सोमनाथ मंदिर को लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बना रहे, यह बात बताने के लिए देश को 75 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा। भाई, देश तो 1947 में जो स्वतंत्र हो गया, 1951 में जब सोमनाथ का पुनरुद्धार शुरुआत की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका निधन हो जाता, उसके बाद मुंशी जी करते हैं, ट्रस्ट बनता है, और जब 1951 में जब सोमनाथ ट्रस्ट का पुनरुद्धार होता है, उसके बाद से लेके अब तक का इतना लंबा समय क्यों लगा कि भाई सोमनाथ के स्वाभिमान के रूप में देश में बताया जाए। किसी सरकार ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। क्या कारण था कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के समय 92 तक उसको ढाकने की कोशिश हुई, वैसे ही सोमनाथ के स्वाभिमान को बताने की कोशिश नहीं की गई। किस तरीके से इतिहासकारों ने इसके साथ तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया, किस तरीके से इसका जो महत्व था उसको कम करके बताया, किस तरीके से बताया गया कि सोमनाथ के अंदर सिर्फ पैसों के लूट के लिए आए थे और वो आक्रांत थे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो आक्रांता भारत की चेतना पर, भारत के स्वाभिमान पर हमला करने आए थे और बार बार उन्होंने हमला किया, इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया पहले। और जब प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाते हैं, तो क्यों इसे विपक्ष के लोग एक स्वाभिमान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्यों इसका समर्थन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर का जिक्र करा। सोमनाथ मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, वो कोई ऑब्जेक्ट करे ना करे, वो ये जरूर चुप्पी, चुने हुई चुप्पी क्यों साध लेते हैं, वो इस पे चुप्पी क्यों साधी है। मैंने अभी तक ऐसा कोई कमेंट देखा नहीं जो इस समारोह के खिलाफ आया हो, कोई पॉलिटिकल कमेंट अभी आता हो तो पता नहीं, लेकिन कहने वाले ये जरूर कह रहे हैं कि आप घाव क्यों उघेड़ रहे हो भाई। 1000 साल पहले इस मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था, ये बताया जा रहा है ना समारोह के जरिए, तो ये क्यों बताया जा रहा है। ये देखिए, हर राष्ट्र का, हर एक इतिहास के बहुत सारे पन्ने होते हैं, सुखद होते हैं, दुखद होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, तमाम चीजें पूरे मानव इतिहास में आप किसी भी देश में देख लें, वो उतार चढ़ाव हर एक का होता है। और प्रधानमंत्री अगर इसको एक स्वाभिमान पर्व के रूप में मना रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। सौरभ, समस्या वहां पर आती है जब हमारे मित्र समीर जी और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी कि आप ये बताइए कि के मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे या उनकी राजनीतिक सोच क्या थी? क्या इसका जवाब है? अगर जवाब है तो उसको भी पेश किया जाना चाहिए। समीर जी तो हमारे पीछे हमारे साथ खड़े हैं, बता सकते हैं नहीं, तो कौन से राजनीतिक दल के लोग थे? जवाहरलाल नेहरू ने क्यों मना किया राजेंद्र प्रसाद को? आपको नहीं जाना चाहिए। आपसे सवाल पूछ रहा हूं पूरा, आप जो आप कांग्रेस से थे ना, तो कांग्रेस स्वीकार कर रही है। अभी बात देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य थे, उनका एक मत था, एक उसमें देश के राष्ट्रपति बने, दूसरे देश के गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और तीसरे भी केंद्र में मंत्री थे। और ये एक राय थी, जवाहरलाल नेहरू की एक राय थी, वो राय भी सबको पता है। एक राजनीतिक दल में एक से ज्यादा राय होने का बहुत सारे मुद्दों पे, और खासतौर से जो हमारे यहाँ त्रिपाठी जी मुझसे बेहतर बताएंगे, धर्म निरपेक्षता की व्याख्या करने का महात्मा गांधी की एक अपनी राय थी और जवाहरलाल नेहरू की अपनी राय थी। वो एक राजनीतिक दल में एक से ज्यादा राय होती है, आज भी भाजपा में एक से ज्यादा राय होती है, बहुत से राजनीतिक दलों में एक से ज्यादा, जो लोकतंत्र में होता है। ये सारी बातें हैं, मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, उसको आप बिल्कुल संविधान उसका जो है पर्व बनाने का प्रधानमंत्री का बिल्कुल हक है, लेकिन उसको 1000 साल पहले की घटना को उसको राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करना और समुदाय विशेष या एक राजनीतिक दल के खिलाफ करना, मुझे लगता है वो राजनीति समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं सर। अब देखिए, अब आक्रांता मैं अपनी बात वापस लेता हूं, वो बात मैं वापस लेता हूं। एक राजनीतिक दल को टारगेट करना, वो जो है वो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होता है। फिर एक बेसिक सवाल हर आदमी पूछता है ये कि भाई जब आजादी हुई थी, देश का बंटवारा मजहब के आधार पर कर दिया गया था, ये नासूर क्यों छोड़ दिए गए थे देश में? राम मंदिर का विषय उसी वक्त आपने क्यों नहीं ठीक कर लिया? काशी मथुरा आपने उसी वक्त क्यों नहीं ठीक कर लिया? किया जा सकते थे ना, नहीं किया गया। पहली बात ये, नेहरू जी ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहने में
आज सुबह ही एक इतिहासकार हमारे साथ चैनल पर थे, उन्होंने कहा एक फ्रेंच डेलीगेशन आया, उन्होंने हिंदू सभ्यता की बड़ी तारीफ की उनके सामने, आपके तो इतिहास इतना बड़ा पुराना है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप उसी चीज की तारीफ कर रहे हो, मैं देश को इससे दूर ले जाना चाहता हूँ, ये हिंदू हिंदू क्यों करते रहते हो हर वक्त। अरे ये तो मत की आप मतलब आप कोई आदमी ये भी कह सकता है पूरी बात पूरी नहीं करने देगा सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं उनकी सोच थी उस वक्त की, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी देश की, उनको ये लगा कि मेरा फोकस इस वक्त केवल ये है सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है, और ये मेरा काम नहीं है, मान लेता हूं मैं इस बात को। फिर वो जो दूसरी बात कह रहे थे, वो जो दूसरा काम हाथ में लिया था वही पूरा कर लेते, फिर आप चलिए गए सोवियत मॉडल के ऊपर, कम्युनिस्ट और सोशलिज्म के ऊपर, फिर आपने उसके साथ आपने तुलना कर दी चाइना से। चाइना की तरक्की तब हुई जब वो कैपिटलिज्म पे आया, तो कौन सा मॉडल कामयाब हुआ? नहीं, राजनीतिक रूप से जवाहरलाल नेहरू और उनकी पॉलिसी की आलोचना करना बिल्कुल जायज़ है और हर एक का एक हक बनता है। मेरा सिर्फ एक आपसे निवेदन, आपके निवेदन ये है कि देखिए जो 1950 की जो राजनीतिक स्थिति थी या जो काम था, उसका आज आप 2026 में उस तरीके से आकलन, क्योंकि हर पीरियड का एक फेज होता है और उस फेज एक वहां की परिस्थितियां होती हैं। नेता भी तो है ना मोदी जी। बिल्कुल, मोदी जी का बिल्कुल हक बनता है उसको कहने का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो एक राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि कांग्रेस में जो एक दो बड़ी सोच थी, अलग अलग तरह की सोच थी, उसको लेकर एक जवाब आपकी बात पे इनका ले लूं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। इतिहास और राजनीति को मिक्स ना करें, यही शायद आप कह रहे हैं जी। बिल्कुल नहीं, और तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। ठीक है। सी राजगोपालाचारी को 11 मार्च 1951 नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं, लंबी थी, उसकी सिर्फ 2 लाइन पढ़ता हूं। I have now received his reply, a copy of which I enclose. As the president is anxious to associate himself with this function, I do not know whether it is desirable for me to insist that he should not do so. ये मैटर रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके आगे मैं राजन बाबू के लिए कहा। कमाल की बात यह है कि उसी समय पीडब्ल्यूडी विभाग जामा मस्जिद से लेकर ढेर सारी चीजों के रख रखाव और पुनर्निर्माण का काम कर रहा था, यह भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब मूल बात पर आते हैं कि राजनीति इस पर हो रही क्या? राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक सवाल अभी रशीद जी ने पूछा तो थोड़ा लोगों को साफ साफ सुनाई नहीं दिया होगा कि ये सब कांग्रेस के नेता थे ना, तो सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के नेता थे। 36 के अधिवेशन या 37 के अधिवेशन के बाद उनको जाना पड़ा, फिर उन्होंने अपना काम किया। इसके बाद ये स्थिति आ गई कि आजाद हिंद फौज को नेहरू जी वाली कांग्रेस ने समर्थन भी नहीं दिया। अब उसके आगे आ जाते हैं जो ज्यादा जरूरी है, क्या विदर्भ प्रांत के नेता नहीं थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ बनाने से पहले? 1925 से पहले वो क्या कर रहे थे? वो भी तो उन्हीं लोगों के साथ कांग्रेस में थे, लेकिन उनको लगा कि भाई जिस रास्ते पर नेहरू जी जा रहे हैं ये अंग्रेज ना हो गए हैं, इनका सब कुछ अंग्रेजों के साथ, वायसराय के साथ, गवर्नर के साथ इनका सोच बदल गई, इसीलिए संघ किया। और उस वक्त जो केशव जी ने तैयार किया था, देखिए एक प्रचारक है वो समझा रहा है कि व्यक्ति निर्माण क्या होता है। व्यक्ति निर्माण हो गया, क्लास निकल गई, प्रोफेसर साहब आ गए प्रोफेसर संगीत रागी जी आ गए। मैं दूसरा विषय लेने वाला था, लेकिन फिर आपकी कमेंट के बगैर तो चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने कहा, इतिहासकारों ने, कुछ नेताओं ने सच्चा इतिहास नहीं बताया। ये जो आक्रांता आए थे, इनकी मूल भावना क्या थी? ये जिहादी थे, और ये विग्रह इन्होंने क्यों तोड़े अगर केवल लूट मकसद थी? तो इतिहासकारों ने बताया केवल लूट के लिए लोग आए थे। देखिए तो ये गलत बताया गया। देखिए जानबूझ करके गलत बताया गया, और इसलिए गलत बताया गया ताकि उनको लगता था कि कहीं प्रतिक्रिया नहीं हो। भारत का समाज, हिंदू समाज, इसके प्रतिक्रिया नहीं। कल भारत के समाज को ये पता लगता कि गजनी ने जो लूट करके ले गया है, यहाँ से मूर्तियाँ जो ले गया है, उसे मक्का और मदीना में वहाँ पर मस्जिदों की सीढ़ियों पर रखने के लिए किया गया है। उन्हें यदि ये पता होता कि हमारे शिवलिंग को और मंदिरों की मूर्तियों को ले जा कर के गजनी के अंदर जो है वो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया, उनको पब्लिक के सामने अंग भंग किया गया, ये सब चाहें यदि अल बैरूनी के वृत्तांत से यदि निकाल करके उनको बताया जाता, तब आप सोच सकते थे कि भारत के समाज के अंदर क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी। आप डिफेंड कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया तो ठीक किया? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जानबूझ करके किया गया। आक्रांताओं ने जानबूझ करके भारत के हिंदुओं को अपमानित करने के लिए किया। और नेहरू ने नहीं बताया कि प्रतिक्रिया हो जाएगी, तो क्या ये ठीक था? नहीं, मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे हुआ क्या कि भारत के अंदर जो है वो बार बार कि हम पद्दलित रहे, हमेशा हम अपराध बोझ में रहते, हम तो हमेशा हारते रहे। अरे इस्लाम का बेड़ा गया तो पूरा का पूरा एशिया को नस्तनाबूद करके खत्म कर दिया। क्रिश्चियनिटी गई तो पूरा का पूरा यूरोप क्रिश्चियनाइज कर दिया। हम तो इतने संघर्ष करते रहे कि बचे रह गए।
हुनों के आक्रमण से बचने के लिए चीन को अपनी दीवार खड़ी करनी पड़ी। हमने हुनों को इतना परास्त किया, हम भारत के सावरकर के वो 6 इतिहास स्वर्णिम पृष्ठ को हम पढ़ते नहीं है तब पता लगे कि सिकंदर के आक्रमण के 400 साल तक किसी ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटाई। और एक अंतिम बात सिर्फ नेहरू जी पर ही जिक्र कर देना चाहता हूं। नेहरू जी के पत्र को पढ़ना चाहिए जो उन्होंने आर दिवाकर को लिखा था कि आकाशवाणी में सोमनाथ के उद्धार के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा मत होने दीजिए, इसलिए मत होने दीजिए कि दुनिया में हमारी छवि क्या जाएगी सेकुलरिज्म को लेकर के। तो नेहरू की दृष्टि इतनी संकुचित थी, इतनी गंदी सोच थी, जिसका परिणाम आज 70 साल में भुगता है। 1947 में दिए सारे मंदिर जीर्णोद्धार हो गए जो इस्लामिक आक्रांताओं ने इस्लाम के नाम पर किया। तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती विरासत यदि बड़ा होता तो हमारा वैभव भी बड़ा होता। ये बात कल की आप जो है वैसे दिखा रहा हूं आपको, लेकिन बात थोड़ी जुड़ रही थी। तो कल योगी जी जो बोले, प्रधानमंत्री मोदी तो सोमनाथ में थे, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से सनातनियों को संदेश दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदुओं को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू जाति मत संप्रदाय के नाम पर बटे तो उनका हाल बांग्लादेश जैसा होगा। विपक्ष पर भी बोले, सवाल किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों के मुंह बंद क्यों हैं, जैसे किसी ने फेविकॉल लगा दिया हो। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकॉल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। हमने बात की आज सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव जो है मनाया। प्रधानमंत्री ने वहां पर जो बातें कही, कहा आक्रांताओं का सच छुपाया गया, कट्टरपंथी सोच को दबाया गया, बताया नहीं गया, और कैसे कैसे सोमनाथ को तोड़ने के प्रयास हुए, नष्ट करने के प्रयास हुए, लेकिन सोमनाथ मंदिर खड़ा रहा। पूरा इतिहास उन्होंने बताया। योगी जी ने बोला कि बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलते, ये सेक्युलरिज्म के ठेकेदार, मुंह में फेविकॉल लगी है या टेप, बताएं क्यों नहीं बात कर रहे हैं। अब आइए थोड़ी चुनावी राजनीति की बात करते हैं। तो बंगाल से शुरुआत करते हैं। वो सारा विवाद आपको मालूम है, मैं जल्दी से रिकैप दे रहा हूं बस ताकि आपके बस रिफ्रेश हो जाए। ईडी ने रेड की, आईपैक संस्था थी, आईपैक प्रशांत किशोर ओरिजिनली जिससे जुड़े हुए थे, अब वो उसके डायरेक्टर नहीं है। उनमें से एक डायरेक्टर के घर पर ईडी का छापा पड़ता है। ईडी ने कहा कि हम कोल स्कैम, जो वहां कोयला तस्करी का मामला था, उस मामले में वहां छापा मारने के लिए गए थे। लेकिन आईपैक काम कर रहा है, चुनावी रणनीति का काम पिछले इलेक्शन में भी किया था, इस बार भी टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी पहुंच जाती है निदेशक के घर पर जहां ईडी के अफसर थे। वो अपने साथ डीजीपी और पूरा पुलिस दल लेकर के जाती हैं। वहां से फाइलें और हार्ड डिस्क और क्या क्या तो वो अपने साथ लेकर के आ जाती। बताया जाता है यही वो फाइल है। अब ममता जी ने कहा कि मैं वहां बतौर मुख्यमंत्री नहीं गई थी, मैं गई थी टीएमसी चेयरमैन के नाते, क्योंकि ये हमारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी और हमारा डेटा और हमारी गोपनीय बातें जानने के लिए ईडी को आगे करके बीजेपी वालों ने वहां पर इनको भेजा था। ये सारा कुछ विवाद हुआ। मामला पहले हाई कोर्ट में गया। अच्छा, ममता जी ने दो एफआईआर करा दी ईडी के खिलाफ कि ये टीएमसी चेयरमैन और ये लोग हमारा डेटा चोरी करने गए थे। हाई कोर्ट में मैटर को लेकर के गई ईडी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है और इस पर निर्देश जारी किए जाए। वहां सुनवाई नहीं हो पाई, वो 14 तारीख को होगी। तो ईडी पहुंच गई अब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने मांग की है कि इस सारी घटना की सीबीआई जांच कराई जाए, कि जो व्यवहार हमारे साथ हुआ, जो एक चुनी हुई मुख्यमंत्री ने किया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और वो क्या चीजें वहां से उठा करके ली गई हैं, उसके अंदर क्या डेटा है, ये सबको पता चलना चाहिए। और वो संपत्ति ईडी चूंकि उसको जब्त करने वाला था, तो वो तो हमारे उसकी कस्टडी हमको मिलनी चाहिए और सीबीआई की पूरे मामले में जांच हो, ये वो मांग लेकर के गई। इस बीच में टीएमसी ने उस पर पहली कैविएट दाखिल कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनवाई करे, आदेश देने से पहले हमारी बात सुनी जाए, ताकि वो वन पार्टी एक ही पक्ष से फैसला ना आ जाए। ये इस पूरे मामले का अभी तक का अपडेट है। इसके बाद कल रात की घटना ये है
कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था और मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। हमला करने वाले उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे थे, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। और उन्होंने कहा कि इतनी हिम्मत केवल बंगाल में हो सकती है, ये तस्वीर आती है, ये केवल बंगाल में ही हो सकता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की गाड़ी के ऊपर ऐसा हमला कर दिया जाए। और बंगाल में ये पहले भी हो चुका है। जेपी नड्डा जी जब अभी भी वैसे तो अध्यक्ष वही हैं, लेकिन पहले जब थे तो चुनाव में उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर भी ये हो चुका था। चुनावी हिंसा में बंगाल में ये ट्रेनिंग कहाँ से किसने शुरू की थी, लेकिन ली सबने है, तो ये वहाँ पर क्यों होता है, ये हो गई दूसरी बात। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो अभिषेक बनर्जी की। मैं आपको सीधे अभिषेक बनर्जी का बयान सुनाता हूँ। अभिषेक बनर्जी अपनी सभा में बात कर रहे थे और उन्होंने बात करते करते ये कहा, पूरा देश भगवा हो जाए, ईडी लगा लो, सीबीआई लगा लो, आईटी लगा लो, पूरा देश भगवा हो जाए तो भी बंगाल बचा रहेगा, बंगाल भगवा नहीं होगा। शब्द भगवा इस्तेमाल किया था उन्होंने। अभिषेक बनर्जी सुना दीजिए। এই বাংলায় কে কি করবে বিজেপির নেতা ঠিক করবে, আমরা করতে দেবো না। সারা দেশও যদি গেরুয়াময় হয়, একা বাংলা ডুববে, এই দেশকে বাংলা পথ দেখাবে। আপনার যত ক্ষমতা আছে আপনি ইডি লাগান, আপনি সিবিআই লাগান, আপনি ইনকাম ট্যাক্স লাগান, আপনি কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগান, আপনি নির্বাচন কমিশন লাগান, আপনি মিডিয়া লাগান, আপনি ইনকাম ট্যাক্স লাগান, যত অর্থ বলেছে প্রয়োগ করুন। একদিকে আপনার সাথে ইডি जो करना कर लो, वो कह रहे हैं पूरा देश गेरुआ में हो जाएगा। गेरुआ शब्द इस्तेमाल किया, बंगाल नहीं होगा। वो ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए ठीक बोल रहे हैं कि बंगाल में आपने मुसलमानों की आबादी 37% है, और जब तक आप उन 37% को कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं या वो कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक तो आप बंगाल को आप गेरुआ कर नहीं सकते हैं। और उस 37% पॉलिटिकल सर वो मतलब सत्ता के सुनिए तो सही, वो सच्चाई भी तो मैं बता दूं। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो बढ़ा करके मेहमान और राजनीतिक दामाद बना करके रख लिए हैं उन्होंने, और सिर्फ और सत्ता की लिप्सा के लिए, सत्ता चाहने के लिए बंगाल को जिस नरक में डाल दिया है ममता बनर्जी ने, वहां से बंगाल क्या उभर करके निकलेगा क्या? बंगाल वहां से, यदि बीएल संतोष कहते हैं कि वहां सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही तो बात है। उसे सोमनाथ से जरा जोड़ करके देखिए, ये वही तो जिहादी हैं जो बांग्लादेश के अंदर जो कर रहे हैं। बाहर कल जाकर के मेजोरिटी बंगाल में हो जाएंगे, तो क्या जिहादी वो बांग्लादेश में जो कर रहे हैं वो बंगाल में नहीं करेंगे क्या? भारत के अन्य देशों में, भारत के अन्य क्षेत्रों में नहीं कर रहे हैं? नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? गलतफहमी किसी को मन में नहीं होनी चाहिए। आप बात, चूंकि आपने डेमोग्राफी की बात कर दी, आबादी 37%, 40%, जो भी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सुनो ना, वो ये कह रहे हैं कि पूरा बीजेपी पूरा बंगाल जीत ले, पूरा देश जीत ले, बंगाल में सरकार नहीं बनाएगी। उन्होंने यही कहा कि बंगाल में भगवाकरण नहीं होगा, सरकार बनाने की बात नहीं, बात वही कह रहे हैं, भगवाकरण नहीं करेगा। प्रोफेसर साहब आज इतने आवेश में और भाव में आके कि इतिहास तथ्य सब जो है सच्चाई बता रहा हूं, मैं सब उसका शिकार हो गए। अभी पिछले उन्होंने कहा था कि गजनी से वो मक्का मदीना पहुंच गए थे, जो तथ्यात्मक बात नहीं थी। अभी उन्होंने जो बातें कही, सबका साथ सबका विकास करने वाली राजनीतिक दल और सरकार के बारे में कोई ये कहना कि कोई वर्ग विशेष के इतने परसेंटेज हुआ है और ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे लगता है बंगला में बात कर रहे थे। और राजनेता बहुत गलत बातें कहते हैं। अगर उन्होंने बात कही है भगवा, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। किसी धार्मिक उससे उनको एक राजनीतिक चुनाव हो रहा है उसको नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जो बंगाल की पूरी जो इस समय राजनीतिक कैफियत है सौरभ, वो पूरी राजनीतिक है। ईडी का ये जो रेड हुई है ये आपत्तिजनक है, इसकी टाइमिंग आपत्तिजनक है। एक जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की फर्म जो 2014 से काम कर रही है, जिसने नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के साथ काम किया, उसके आज 12 साल के बाद में उसके ऊपर चुनाव से पहले रेड करना, और ईडी का खुद रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं तो आपका अभी तक का जो आपकी सेंस बंगाल इलेक्शन को लेकर के बन रही है, मैं वो जानना चाहता हूं। बीजेपी क्या कुछ पिछली बार से ज्यादा चुनौती दे रही है ममता बनर्जी को? बीजेपी तो मुझे देखिए एक बात सौरभ, चुनाव में क्या होगा ये हमें मई में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में बंगाल में बहुत ज्यादा माहिर है। ये इस तरह का देखिए कोई कोर्ट कचहरी से ये फैसले होते हैं, ये राजनीतिक चुनाव है, आप राजनीति में जीतिए। ये पैर पे कुल्हाड़ी किस क्या ये जो ईडी का सहारा लेके अगर सरकारी और करके और एक वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की फर्म के ऊपर, क्या उससे ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सकता है? ये सोची बहुत ही मतलब आपत्तिजनक इस मामले में है। संवैधानिक संस्था नहीं है आईपैक, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है कि ईडी उसके ऊपर जा नहीं सकती। नहीं, ईडी टाइमिंग आप देखिए, धंधे करती है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ममता बनर्जी का काम नहीं देखते, तमाम पार्टियों का काम देखते हैं। और कॉल स्कीम को लेकर आईपैक पे बिल्कुल, अगर आईपैक अनुचित तरह के अगर ममता बनर्जी को लेकिन चुनाव से पहले
नहीं तो कोई ये तो समझ में नहीं आता। भाई आईपैक में अगर गई एक तो सेकंड, ममता एक बनर्जी चोर को के- आपत्ति थी, एक ममता चोर के बनर्जी यहाँ डेटा हाईकोर्ट हो जा तो चोर सकती के थी यहाँ इसके नहीं जा खिलाफ। सकती पुलिस। 1500 लोगों में से सुप्रीम कोर्ट 5 जा लोगों सकती को है तो इसके अपने ये चार्ज प्रूव नहीं कर पाई है ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पार्लियामेंट में दिया नहीं, गया। नहीं, ठीक है। अब ये मेरा एक लाइन अभिषेक को नहीं कहना है मैं कह रहा हूं, अभिषेक अगर ये कहते हैं बनर्जी, ये बहस तो हो चुकी, तो नहीं, पुरानी मेरा- बहस हो गई, मेरा करना चाहिए था अभिषेक को ईडी लेके को। कहना है सर, अभिषेक बनर्जी अगर ये कह देते कि भाई कमल का फूल पूरे देश में खिलेगा लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिलेगा, तो समझ में आता है कि उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए आप भगवा का जिक्र कर रहे हो, क्या भगवा भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है? भगवा तो हिंदुत्व का है तो ना, आप मानते हो ना, वो श्रद्धा का कह है तो ना, बीजेपी के लिए पवित्र रहे है। थे। आप पूरे हिंदू समाज को गाली दे रहे हो, आप पूरे हिंदू समाज को चुनौती दे रहे हो, आपकी मैं बात से भारतीय सहमत जनता पार्टी को नहीं दे रहे। हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कल आपत्तिजनक बयान दिया। तमाम महाराष्ट्र में जो वो बीएमसी का चुनाव हो रहा है, वहां के ऊपर भी सारे वैसे कौन सा बयान आपत्तिजनक अबोधी ने कहा कि वो मुस्लिम, हाँ, महिला, बताइए उनकी पार्टी में आज तक एक मुस्लिम महिला पार्षद नहीं बनी है 1971 से लेकर आज तक। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं भाई पूरा देश हो जाएगा लेकिन बंगाल नहीं होगा गेरुआ। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, एक तो ये कि ये कहना जो वंदे मातरम की भूमि है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि है, जो स्वामी विवेकानंद की भूमि है, वहाँ कहना कि वो गेरुआ और भगवा नहीं होगा, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, थोड़े दिन और सिर गाड़ के रखिए। ये ठीक है कि मुस्लिम सूफियों का भी रंग गेरुआ होता है, सूफियों का भी रंग गेरुआ होता है, और गेरुआ तो मतलब भगवा के बिना तो इसकी पूरी सृष्टि की रचना की ही नहीं जा सकती। सबसे पवित्र जो होता है आग का रंग होता है, हवन, इसीलिए हिंदू धर्म में उसको सबसे तो पवित्र रंग वो होता है जब तप के निकलता है। लेकिन खैर, जो कह रहे हैं, जो प्रोफेसर साहब ने कहा वो ठीक है, वो सुनने में तो अच्छा लगता है, खतरनाक दिखता है इस लिहाज से कि अगर कोई घुसपैठिया तय करेगा हमारा देश तो खतरनाक भी है, बांग्लादेशी वाला। लेकिन 37% घुसपैठिए हैं, इसके आधार पर अगर आप ये चुनौती दे रहे हैं कि बांग्लादेश बंगाल का भविष्य तय करेगा, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी, गलत राह पर जा रहे हैं। और जब ममता बनर्जी को बंगाल में जगन्नाथ जी का मंदिर बनाना पड़ जाए तो आप समझिए माहौल बदला है। मैं कोलकाता गया था तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद में गया था, 22 जनवरी को हुई थी, 26 जनवरी को मुझे वहां एक विषय पर बोलने जाना था तो मैं वहां था। वहां मैंने देखा जो तृणमूल से जुड़े हुए ट्रेड यूनियन है वो भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के राम मंदिर के, तो बदला है बंगाल। लेकिन ये कह रहे हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में माहिर है बीजेपी, खासकर बंगाल में। नहीं देखिए, ये क्या है, ये भी एक परसेप्शन भर है। ये सही है कि बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े नेता नहीं दिखते हैं, लेकिन नेता तो हैं, तभी तो 377 पहुंची है। और कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में अगर 30-35% प्लस वोट पर गई तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो बिना किसी स्ट्रेटजिक काम कर रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि बंगाल में ऐसे फाइल उठाकर भागना, ममता जी दाल थोड़ी सी हरे रंग की, हरे रंग हरे रंग की, हरे रंग की राजनीति देखिए। एकदम आ गया। सही। यूपी की बात कर लें सर। अरे को बचाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी यूपी तो की बात देखिए कर ना। लेते हैं, यूपी की बात कर लेते हैं सर। ये मैं जो पूछा उसका जवाब नहीं आया। इस सारे प्रकरण का क्या बीजेपी को नुकसान होगा? ये इन्होंने ये मूल बात कही त्रिपाठी जी, बिल्कुल। बोलिए। देखिए एक बस एक त्रिपाठी जी की बात मैं देखिए, अभी पूरा एसआईआर कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई हुए, सर, फिर 150, 350 निकल जाएगी और बात। वो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसका फायदा किसको है? बीजेपी को? ममता जी ने जो सेंधमारी की, वो घर पहुंच गई, सब किया, बीजेपी को फायदा है या ममता जी को फायदा है? अंतरात्मा की बात कीजिएगा। 100% इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यहां तक आप रोक देते, ये फाइल उठा के ममता जी ने जाती और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, गलत काम। तो जो रशीद जी कह रहे थे वो बात लोगों को सुनाई देती कि क्यों ईडी आई, अभी उनको सुनाई दे रहा है मुख्यमंत्री ऐसे भागता है। यूपी की बात करता हूं। वैसे ममता जी ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है कि एसआईआर में बहुत गड़बड़ी हो रही है। लेकिन एसआईआर पर घमासान सिर्फ बंगाल में नहीं है, यूपी में तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि यूपी का इलेक्शन बहुत बड़ा है और यूपी में बहुत ज्यादा वोट कट रहे हैं। अब पहले कहानी 4 करोड़ वोट से शुरू हुई थी, वो 6 करोड़ वोट तक पहुंच गई है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद सियासी खलबली दोनों खेमों में है, बीजेपी में भी है और सपा में भी है। बीजेपी ने कहा हर बूथ पर 200 वोट बनाओ। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर सवाल उठाए और कहा कि पीडीए प्रहरी लगा रहे हैं, हम वोट कटने किसी का देंगे नहीं। अब उन्होंने कुछ 3 सवाल पूछे चुनाव आयोग से कि सबसे ज्यादा वोट जो है पीडीए समाज के क्यों कट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 2 करोड़ लोगों की मैपिंग करके उनको अनमैप कर दिया गया, मतलब मिल तो गए थे तुमको ये वोटर, लेकिन बाद में तुमने इनको या तो गायब कर दिया या वो वोट काटे वाली कैटेगरी जो सबसे पहले अलग होती है उसमें दिखा दिया, या फिर उन्होंने कहा कि एक नई बात करना ही है चुनाव आयोग, एरर,
कि एरर आ रहा, एरर दिख रहा है। मतलब एरर क्या था, कल हमने आपको खबर बताई थी, आपको याद होगा अगर, कि चुनाव आयोग में जो सॉफ्टवेयर है उनका, उसके जरिए लॉजिकल एरर्स ढूंढे जा रहे हैं जो फॉर्म भर के आए हैं वोटरों के द्वारा। उनमें वो लॉजिकल एरर किस प्रकार के हैं? वो लॉजिकल एरर इस प्रकार के कि भाई बाप बेटे की उम्र में अगर अंतर जो है 15 साल का दिखाई दे रहा है, माँ पुत्र के बीच के अंतर 15 साल का दिखाई दे रहा है, इस नाम से अगर एक ही परिवार में 6 लड़कों ने अपने पिता का नाम एक बताया है, तो भाई एक ही फैमिली में 6 बेटे और ऐसे कितने परिवार हो सकते हैं? तो वो भी लॉजिकल, उन्हें मतलब लगा ये लॉजिकल। और ये चुनाव ने ये नहीं कहा कि ये डाउटफुल हो गए हैं या ये ऐसा हो नहीं सकता। ये केवल एक इसका सत्यापन एक बार और किया जाएगा और ऐसे लोगों के घरों पर जाकर के बीएलए एक बार फिर वेरीफाई करेगा। ऐसे लोगों की संख्या है 1,93,00,000। इससे पहले 2,89,00,000 वोटर जो है वोट जो है ऑलरेडी कट चुका है और 1,04,00,000 वोटर वो है जिसका रिकॉर्ड 2003 की मतदाता सूची में है नहीं। तो ये संख्या बड़ी लंबी हो जाती है। तो अखिलेश जी की चिंता तो जायज है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात की, अगर ये वही बयान आपको मैं सुना दूं, सुनने में आया है, सुनने में आया, सुनने में नहीं देखने में आना चाहिए, सुनने में नहीं। आपको पता होना चाहिए क्या ऐसा हो रहा है तो बात है, वरना फिर आप कहीं सुनी बात करें। सुन लेते हैं कि मैपिंग के बाद लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई एरर हुआ है उसमें। ये एरर नहीं है, ये बीजेपी के लिए एरर किया गया है। बीजेपी गलती नहीं करती है, बीजेपी जानबूझ के गलती कराती है या गलती करती है जिससे आप उलझ जाएं उसी में। अगर मैपिंग के बाद अनमैप्ड किया गया तो ये बहुत सीरियस सवाल है कि लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड कर दिए गए हैं। सुनने में यहां तक आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपने हैंडल्स बनाए हैं वो भी आउटसोर्स किए हुए हैं। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में यह बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। अब वैसे तो वोट तो वो भी अपने बनवा रहे हैं, पीडीए प्रहरी उन्होंने इसीलिए लगाए हैं, लेकिन उनका कहना है कि वही जो हर चुनाव में, पिछले चुनाव में भी कहा गया, नेक्सस है बीजेपी और चुनाव आयोग का, इनका काटो अपना वोट जुड़ाओ। देखिए, तो एसआर शुरू होने के पहले ही अखिलेश यादव इस बात का जिक्र कर रहे थे और उनको लग रहा था कि भाई उन्हीं के वोट कटेंगे। वो तो पहले से इस बात को लेकर चल रहे कि जो भी वोट कटेगा उन्हीं का वोट कटेगा। लेकिन जब बाद में योगी जी ने कहा कि लगभग 6 करोड़ वोट, 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, तो अखिलेश यादव बोले देखो बीजेपी वाले डर रहे हैं, बीजेपी का भी वोट कट रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2.89 करोड़ वोट जो कटे हैं, जिसके अंदर शिफ्ट हो गए, डेथ हो गई है, डुप्लीकेसी है, उसके अलावा भी 1.25 करोड़ के करीब आया, लगभग 4 करोड़ का जो टोटल आंकड़ा आया है, यह निश्चित रूप से चुनाव आयोग के लिए भी एक परेशानी का, मतलब चिंता का विषय होगा कि उन्हें भी अंदाज नहीं होगा कि इतना बड़ा वोट उत्तर प्रदेश के अंदर कटने वाला है। लगभग 20% का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में सपा मेहनत बहुत कर रही है, पीडीए प्रहरी यदि आपको फोटो में दिख रहा है ना, जगह जगह जाके ऐलान कर रहे हैं वोट बन गया, वोट बन गया। यादव ने ये कहा अपने बीएलए से कि घर घर जाके अपना वोट तैयार करो। भारतीय जनता पार्टी ने भी अब कहा है अपने संगठन को, संघ भी इस काम में जुटा है कि भाई बीएलए के माध्यम से सारे वोट जोड़े जाए, क्योंकि चिंता है सबको, ये लग रहा है कि हमारा वोट ना कटे इस मामले में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से बिहार में इतना शोर मचाया गया है एसआईआर को, चुनाव के बाद तो शब्द बिहार का तो कोई नेता नहीं बोल रहा, अब यूपी में वही शोर है। यूपी में कुछ दिख रही है गड़बड़ क्या? सौरभ, देखिए ये मामला बहुत संवेदनशील है। मामला हार और जीत का नहीं है, मामला ये नहीं है कि किस प्रदेश में कैसा। देखिए, अगर इतने बड़े लेवल पे त्रुटि, मतलब करोड़ के तो देश होते हैं, कितने विश्व में कितने सारे देश हैं जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ या उसके आसपास है, उसमें आप देखिए कि चुनाव होते रहते हैं। हमारे यहाँ भी 24 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। इतनी या तो पहले सब गड़बड़ी हो रही थी या अब गड़बड़ी हो रही है, तो इस पे एक पूरा का पूरा इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ऑल पार्टी ऐसे ही वोट 2003 में भी कटे थे, बिल्कुल नहीं, जब ऐसा याद हुआ था। आप बिल्कुल देखिए, मैं आपकी बात का खंडन कर रहा हूं इसलिए क्योंकि 2003 में भी मैं एक प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट था, दिल्ली में ही रहता था, और कोई उसकी सुखबुगाहट नहीं हुई, किसी को पता नहीं था कि क्या वोट नहीं कटे थे, डेड वोट अलग नहीं हुए थे, कुछ नहीं, बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया हुई थी। आप 10 प्रेस कटिंग दिखा दीजिए एसआईआर के बारे में 2003 की, मैं चैलेंज करता हूं आपको।
नहीं आप एक लाइन हाँ, जोड़ देना देखिए चाहता हूं। आप तो प्रोफेसर साहब हैं, एक लाइन जोड़ हम देना तो चाहता हूं। कष्टभोगी पत्रकार हैं। नहीं मैं आपको सिर्फ एक लाइन जोड़ रहा हूं पत्रकार जी कि क्या मरे हुए लोगों का वोट रहना चाहिए? मरे हुए लोग मतलब पिछले चुनाव से 24 से त्रिपाठी जी, हम और त्रिपाठी दोनों उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में मर गए। हम भी उत्तर प्रदेश के हैं सर, 1 करोड़ लोग मर गए, उत्तर प्रदेश में आ गए हैं योग सुरक्षा के लिए वो उत्तर प्रदेश में। सर समय चला जाएगा, एक छोटी टिप्पणी। दोनों लोगों ने असली बात बता दी। हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में ही प्रतापगढ़ से प्रयागराज, प्रयागराज से नोएडा तक आ गए, वो बिहार से चले आके, यही तो समस्या है। नहीं हम तो सुरक्षित तो इतने वोटर इसीलिए हो रहे हैं, 2-2, 3-3 मरे हुए तो ना दिखाए वोट है। नहीं मरे हुए इतने 2003 में वोट नहीं कटे थे, कटे थे भाई। अरे योगी जी के समय मैं 1 करोड़ जूनियर मर गए। जर्नलिस्ट हूँ रशीद जी के मुकाबले, लेकिन 2003 में बाकायदा वोट कटे थे। और कटे क्या थे भाई? उस वक्त विपक्ष इस तरह से हंगामा नहीं करता था कि हर चीज को संदेह से देखता है। आज विपक्ष संदेह से देखता है, हंगामा कराता है, वरना ये रूटीन प्रोसेस था, इसमें तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है ज्यादा से ज्यादा खबरें ले लें। कल ओवैसी साहब के बयान का भी राशिद साहब ने जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा था कि भारत का, पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि कोई गैर मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। भारत के संविधान में सबको छूट है, आजादी है। एक रोज आएगा जब एक हिजाब पहनी बिटिया जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं। 2 बयान आप उसमें से मैं आपको दिखाऊंगा। एक ऑब्वियस है और मेरे लिए दूसरा थोड़ा सा हैरान करने वाला था, लेकिन मुझे लगा ज्यादा सच्चाई उसमें थी। हेमंता विश्व शर्मा, उन्होंने कहा ठीक बात है, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि कोई नहीं कि एक ही धर्म का आदमी बनेगा, लेकिन है ये हिंदुओं का देश, तो इस देश का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू रहेगा। जो इसके बाद अगली बात कही वो है इमरान मसूद की बात। इमरान मसूद सांसद कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा ये क्यों लोगों में ऐसा भ्रम फैला रहे हो ओवैसी साहब, जो हो नहीं सकता, ये चांद तारे तोड़ने वाली बातें कैसे कह रहे हैं। मतलब उनके भी कहने का मतलब ये था कि ये कभी नहीं हो सकता कि देश में, वो उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन शायद मुसलमान प्रधानमंत्री बने ऐसा उनको, या ऐसा उनको नहीं लगता, या वो हो सकता है मुस्लिम बेटी के लिए, मुस्लिम लड़की के लिए कहना चाह रहे हो। तो आपको कुछ समय कम है तो इमरान मसूद का ही सुना दीजिए बयान। हिजाब वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। दिन में तारे देखने जैसी बातें कर करके आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि जो मुमकिन ही नहीं दिखाई देती है। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है, हिजाब पहनना ना पहनना व्यक्तिगत मामला है। अब बताइए, चांद तारे तोड़ने वाली बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मानते हैं ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ये राजनीति से जुड़े लोग हैं, ऊट पटांग बयान देना इनकी एक आदत में शुमार है। कोई भी राजनीतिक दल का हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे ओवैसी साहब 1971, बिल्कुल आप सबकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1971 से जो है MIM के लोग जो हैं वो म्युनिसिपल इलेक्शन जीत रहे हैं। आज तक एक भी महिला, मुस्लिम महिला जो है हिजाब वाली नहीं, हिजाब या बिना हिजाब के भी कोई, आप तो मेरी किताब ने आप उसमें भी आए थे, मैंने पूरी किताब लिखी है मुस्लिम महिला। मैं तो इमरान मसूद की बात कमेंट चाह रहा हूं। उन्होंने कहा ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए हमारे देश ये तो चांद तोड़ने वाली बात है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, और बिल्कुल बड़े बड़े पद के ऊपर मुस्लिम महिलाएं रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी है, तमाम चीजें। और एक अगर कोई लोकसभा चुनाव जीतती है, हिजाब पहनती है, चुनाव जीतती है, वो कल वो उसको एक प्रधानमंत्री पद की भी दावेदार हो सकती है। थ्योरेटिकली उसके लिए कोई बात नहीं, थ्योरी नहीं, सब प्रैक्टिकल बात बताइए ना। प्रैक्टिकल बात तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था होती है। हम कहते हैं कि साहब निर्दलीय प्रधानमंत्री बनेगा तो आपको लगेगा अजीब बात है, लेकिन बिल्कुल संभव है। त्रिपाठी जी, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, कितने सदस्य थे उनके साथ? नहीं देखिए, एक तो ये कि बिना किसी किंतु परंतु के ये हम पाकिस्तान वाले अपराध बोध में भारत को न डालें भाई। मुसलमान देश बना है, ये देश मूल रूप से हिंदू देश है, इसीलिए आप सेकुलर, सबका देश है, नहीं सबका देश है, बिल्कुल हिंदू देश है इसीलिए सबका देश। ये देश हिंदुओं का है जिसमें सभी लोग रहते हैं। नहीं, हिंदू देश है इसीलिए सबका देश है। हाँ। मैं अगर जावेद अख्तर के शब्दों में, मैं अगर अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। क्या एक दिन आ सकता है कि देश का प्रधानमंत्री मुसलमान हो, स्पेसिफिकली जो ओवैसी ने कहा मुसलमान लड़की हो? नहीं, एक तो वो भी हिजाब वाली तो कोई न हो भाई। लड़कियों को बहुत अत्याचार कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। जहां तक रही मुसलमान बनने की बात, अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान राष्ट्रपति तो बिल्कुल बने, फखरुद्दीन अली अहमद बने, जाकिर हुसैन साहब बने, 3 बने। देखिए रोजाना अभी इन दिनों खबरें तो ट्रंप साहब की बदौलत मिलती है, हमें रहती हैं, बहुत सारी आगे हैं, वो आपको देंगे। लेकिन पहले ईरान की बात कर लेते हैं। 15वें दिन में ईरान का ये जो आंदोलन है तख्ता पलट का, ये पहुंच चुका है। वहाँ जो आयतुल्लाह अली खमेनी है उनका शासन चल रहा है, उसके खिलाफ। और ईरान ऐसा लग रहा है कि आयतुल्लाह शासन जो है वो घिरा हुआ है। तस्वीरें आप देखते जाइएगा, रोजाना तस्वीरों में जो आक्रामकता है लोगों की वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
और शायद खमेनी साहब को भी ये समझ में आ रहा है कि मामला अब हाथ से निकल भी सकता है और शायद बहुत लंबा वो वक्त नहीं है जब इन लोगों को रोकना उनके लिए पॉसिबल हो। पूरे ईरान में ज़बरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। पिछले 15 दिनों से वहाँ की जनता सड़कों पर उतरी हुई है और खमेनी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतारू है। इसके अलावा जो IRGC है, जो कि वहाँ की ऐसी सेना जो सीधे आयतुल्लाह को रिपोर्ट करती है, उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी है, माओं को चेतावनी दी है कि अगर बेटों को बचाना है तो भीड़ में मत भेजना वरना गोली मारेंगे। ये उन्होंने साफ कहा है। वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने कहा है मृत्यु दंड की सज़ा देंगे, फांसी की सज़ा देंगे अगर लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन इस सब के बावजूद लोग सड़कों पर उतरना बंद नहीं कर रहे हैं। अब उनको लगता है, जो भी जितना भी वर्ग है, अभी हम लोग यही चर्चा करेंगे कि ये ईरान में वहाँ की जनता का जो 9-10 करोड़ की आबादी है, उसमें इन लोगों की तादाद कितनी है जो तख्ता पलट करना चाहते हैं। तो इसकी बात हम आपको बताएंगे। खामेनी सरकार के खिलाफ लेकिन लड़ाई एक निर्णायक मोड़ ले चुकी है। यह इसलिए लगता है क्योंकि राजधानी तेहरान में यह हालात हैं, जहां सबसे ज्यादा जो सत्ता का केंद्र है खामेनी सरकार का, वहां पर पूरी तरीके से बगावत हो चुकी है। वो आप देख रहे हैं तेहरान की सड़कों पर लगातार आप तस्वीरें जो हैं ये देखते रहिए। एक बार जरा फुल तस्वीरें भी दिखा दें, आवाजें भी सुना दीजिए जरा। और अभी देखिए कैसे इन लोगों को खदेड़ने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर रही है वहां की पुलिस या सेना। एक वो तस्वीर भी देखिए। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, आवाज सुन रहे हैं आप, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इंटरनेट बंद है वहां पर। ये तस्वीरें कुछ इलाकों में वो बताया जा रहा है स्टारलिंक चल रहा है, जो एलन मस्क का स्टारलिंक है, क्योंकि वो तो स्विच ऑफ नहीं कर सकती कोई सरकार वहां की। तो वो वहां से कुछ तस्वीरें उसकी आ रही हैं। गोलियों की आवाज, मिनटों तक तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं। कितने लोग मारे गए इसका कोई साफ अंदाजा मिलना नामुमकिन है इस वक्त। कोई कहता है संख्या सैकड़ों में है, कोई कहता है ये संख्या हजारों में भी हो सकती है। कितने लोग मारे जा चुके होंगे अभी तक। अब एक पूर्वी तेहरान की एक तस्वीर दिखाता हूं। वहां पर एक टैक्स ऑफिस था, उसको पूरी तरह फूंक दिया भीड़ ने। ये तस्वीर आप देखिए। और इसके इस पूरे आंदोलन की एक खास बात जो मैंने कल पढ़ी, ये आंदोलन खड़ा हुआ बाजारों से, क्योंकि बेसिकली ये जो लोगों में रोष है ये वहाँ की इकोनॉमी को लेकर है। वहाँ की जो करेंसी है उसको अब वो मतलब इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं बची है। उसके खिलाफ बाजारों से आग उठी। जबकि माना यह जाता है कि वहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो तो आयतुल्लाह का समर्थक था, लेकिन वो भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया। अब इस बीच में जो वहाँ के शाह हैं या शाह थे, उनके सुपुत्र हैं 60 साल के रजा पहलवी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि मैं तेहरान आ रहा हूं, तैयारी करो, शहरों पर कब्जा कर लो। शाह रजा पहलवी का इस पूरे आंदोलन में योगदान काफ़ी है। उनके आह्वान पर भी लोग बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने अब ये कह दिया है कि बस कुछ एक धक्का और दो और दीवार गिरा दो वाली बात, और मैं तेहरान आ रहा हूं, उसकी तैयारी करो और शहरों पर कब्जा करो। अब पुलिस और सेना को खदेड़ो, शहरों के मुख्य केंद्र तुम्हारे कब्जे में होने चाहिए, यह आह्वान उन्होंने किया। اقلیتی مزدور و وحشی است که همچون رهبر جانیشان ناایرانی و ضد ایرانی هستند و شما ملت بزرگ ایران را دشمن خود می‌دانند. مطمئن باشید که آنها به سزای اعمالشان خواهند رسید. از همه شما می‌خواهم که به صورت گروهی با دوستان و اعضای خانواده به خیابان‌های اصلی شهرها بروید. بدانید که تنها نیستید. هم‌میهنانتان
अरे अभी बात हो रही थी तो प्रोफेसर साहब बोले कि वो जो गोलियों वाला, हाँ यही इसमें जो आवाज ऐसा लग रहा है बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं। तो एक बार फिर सुन लीजिए सर, एक बार जरा सुना देते हैं फिर। क्या दिवाली के पटाखे? तो ये हालात हैं और ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम सब देख रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं हम स्टैंड बाय पर हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर उन्होंने कुछ कहा है ईरान को लेकर के। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की जनता का कत्लेआम हुआ तो फिर हम ईरान आकर हिसाब करेंगे। अच्छा, जो वहाँ उन्होंने कर दिया मादुरो के साथ, और ईरान के ऊपर तो पहले भी हमला कर चुके हैं, तो अब ट्रंप की बात को यूं ही हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये यूं ही लिख रहे हैं, यूं ही कह रहे हैं। सर क्या ईरान से क्या खबर है? देखिए, ईरान की जो सूरत हाल है वो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही भयानक है, लेकिन उसमें जो अमेरिका और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व जो बयान आ रहे हैं वो उसमें आग में घी डालने का काम करेंगे। देखिए, अमेरिका वहाँ से जोग्राफिकली, भौगोलिक रूप से आप देखें बहुत दूर है और वहाँ पर कोई भी वो ग्राउंड एक्टिविटी नहीं कर सकती। अगर वो खुमैनी को या किसी को वहाँ की बड़ी शख्सियत को पकड़ के ले भी जाते हैं तो वहाँ 9 करोड़ की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है। आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों वहाँ बिगड़ी हुई है। सर लेकिन इसके लिए ये पूरा पश्चिम एशिया में जनता तो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें देखिए करना कि अमेरिकन इंटरवेंशन वहां और समस्याएं पैदा करेगा, क्योंकि वहां पर अमेरिका का अलाई जो है वो इजराइल है और इजराइल से होने के लिए वहां एक बड़ा पूरे रीजन में एक बवाल नहीं, खड़ा हो जाएगा। ये बगावत जो है यही तख्ता पलट कर दे, इसके क्या इसके भी आसार हैं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहीं के लोगों को तय करना। देखिए, किसी भी देश की जो समस्या होती है उसका राजनीतिक हल वहीं के लोग निकाल सकते हैं। दूसरा एक चीज बता दूं बस आपको, जो आपने कहा कि यहां आकर के अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा होगा, नुकसान होगा। लेकिन मादुरो को कैसे उठाया था आपको मालूम है? हेलीकॉप्टर गए, पैलेस में उतरे, उठा करके लिया। उसमें खबर क्या निकली? मैं भी मानता हूं ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान के पास मिलिट्री माइट है, ताकत है। वहां तो वहां उनका जो कोर आदमी था जो उस पैलेस की सिक्योरिटी और मादुरो की, राष्ट्रपति मादुरो की सिक्योरिटी का, वो मिल गया था वहां। अब तस्वीरें आई कि एयर डिफेंस के जो लॉन्चर्स थे, मिसाइल लॉन्चर्स, वो वैसे के वैसे इंटैक्ट थे, मिसाइल चली ही नहीं हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए। तो एक तरीका यह कि जनता कुछ कर दे, दूसरा यह है कि आयतुल्ला रेजिम के अंदर से एक ऐसी बगावत खड़ी हो जाए, जैसा कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर भी वहां की सेना ने अब गोली चलाने से मना कर दिया कि हम मारेंगे नहीं, या इन्हीं के साथ कई लोग मिल गए, या फिर वो विद्रोह कर दे। ये दो ही सूरतें बनती हैं, तभी वहां पर एक रेवोल्यूशन आप कहिए तो वो आ सकता है। आप बोले सर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, लेकिन वेनेजुएला की भी शक्ति जो है वो 6 लाख वहाँ पर आर्म पर्सनल थे। ऐसा नहीं था कि कोई 2000 और 10,000 और 15,000 जैसा कि हम यूरोप के कुछ कंट्री में देखते हैं कि जहाँ पर हज़ारों के और लाखों के, 1 आध लाख की संख्या में उनके आर्म फोर्सेस हो। ऐसा नहीं था। वेनेजुएला के अंदर भी 6 लाख के आर्म फोर्सेस थे। दूसरी बात हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत यह है कि यह एक शिया कंट्री है और शिया कंट्री चारों ओर से सुन्नी कंट्रियों से घिरा हुआ है। सुन्नी लोग, चाहे वो कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे बाकी अन्य कंट्री, कोई भी इसको नहीं लाइक करता है। और ये बात भी एक सच्चाई है कि हमास को यदि छोड़ दें तो शिया लोग कहीं भी दुनिया में टेररिज्म में शामिल नहीं है। इस्लामिक टेररिज्म जो है वो सुन्नी इस्लाम कल्ट का हिस्सा है, शिया इस्लाम कल्ट का हिस्सा नहीं है। वो लिटरली लिबरल और मॉडरेट होते हैं। इस्लामिक क्रांति जो ईरान के अंदर हुई, वहाँ के बाद जरूर कट्टरता आई है। हमारे लिए मुश्किल क्या है कि ईरान एक हमारा एक मित्र देश के तौर पर है। आज जो है वो पाकिस्तान, हम तो आपकी बात कर ही नहीं रहे। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोग क्या कर लेंगे ये काम, सवाल ये है। हाँ। नहीं, वहाँ अमेरिका के इंटरवेंशन से हमारे हितों को नुकसान होगा। मैं ये नहीं, एक तो ये है कि ईरान हमारा मित्र राष्ट्र है, वहाँ के लोग हमें पसंद करते हैं, हम भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन किस काम के? उसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे हैं कि हम ना ईरान से ट्रेड कर सकते हैं, ना तेल ले सकते हैं। तो पहली बात तो वहाँ डेमोक्रेटिक जो भी होना है प्रोसेस होना ही चाहिए, और अगर अमेरिका का हस्तक्षेप भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। बात राजा ने भी ये बोला है कि मैं राजशाही नहीं लाने आ रहा हूं, साफ मना डेमोक्रेसी के लिए। रजा शाह पहलवी ने कहा कि हम मोनार्की के पक्ष में नहीं। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं तो अब हम अपने घर की जरा बात कर लें। अरे कहाँ चले गए भाई वो वामपंथी लड़के लड़कियां जो दुनिया के किसी भी हिस्से में क्रांति को छोटा सा भी रहता था, गाजा तक पे इतनी बड़ी क्रांति हो रही है। ईरानियन रेवोल्यूशन आज दुनिया में लोगों को दिखा रहा है। वहां की लड़कियां खामेनेई की फोटो सिगरेट से जला दे रही हैं। वो सब नहीं हो रहा है। वो फोटो नहीं, एक नहीं है ना, यहाँ की फोटोज बहुत सी हैं, यहाँ की ईरान की फोटो बहुत सी आई हुई हैं। अब सवाल ये है कि इस रेवोल्यूशन को अगर हमारे देश के लोग नहीं समझ रहे हैं और उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं तो क्या डबल कैरेक्टर नहीं है, दोहरा चरित्र नहीं दिख रहा? चलें, अच्छा ये ईरान की बात थी। मैं आपको पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। एक बड़ी अजीबोगरीब चर्चा पाकिस्तान में चल पड़ी है, इसलिए उसकी हम लोग बात करेंगे
इमरान खान जेल में हैं, आसिम मुनीर सर्वे सर्वा है और वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब नाम के प्रधानमंत्री हैं, सब जानते हैं। वहाँ की सियासी उठापटक में सबसे बड़ी हलचल ये हो रही है कि क्या मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ अब इमरान खान की पार्टी, जो नेता उनके बाहर है, और दूसरी जो पीपीपी है, बिलावल भुट्टो और जरदारी की पार्टी, ये दोनों क्या एक हो जाएंगे? इसकी वजह, ये बात चर्चा हुई शुरू कहां से? इसकी वजह ये हुई, आपको मालूम है कि इनके इमरान खान की पार्टी के जो बाहर सबसे बड़े नेता बचे हैं वो सुहेल आफरीदी, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं मार्च करने के लिए। देश भर में आह्वान भी किया था इमरान खान ने लोगों से कि बाहर निकलो। तो ये जब लाहौर पहुंचे, यानी पंजाब वहाँ के प्रोविंस पहुंचे जहाँ पर नवाज शरीफ की पार्टी की सत्ता है, तो वहाँ पर इनका खूब विरोध हुआ। इनको बस इन्हीं को नहीं पकड़ लिया, बाकी इनके आसपास जितने लोग थे सबको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया। असेंबली में इनके साथ धक्का मुक्की हो गई। अब ये पहुंचे सिंध, जहां पर पीपीपी यानी जरदारी और भुट्टो की पार्टी की सरकार है, तो वहां इनका बाहें खोल के स्वागत हुआ। वहां नेता कह रहा है, पीपी का नेता खड़ा होकर के टीवी पर, कि हमें तो कहा है हमारे आला कमान ने कि बड़े अदब से स्वागत करो, सम्मान के साथ इनको आने दो, सुहेल आफरीदी को। तो क्या खिचड़ी पक रही है भाई, सुने आप। भाई क्या गजब की बात हो रही है ये सर, समीर जी। बिल्कुल। और देखिए, कोई इमरान भुट्टो की पार्टी और इमरान खान एक होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। इमरान खान का नंबर 1 दुश्मन तो शरीफ बंधु हैं, और उससे बड़ा दुश्मन तो आसिम मुनीर है, जिसने उनको दिल में डाल के रखा है। भुट्टो साहब तो बहुत बाद में आते हैं, और भुट्टो साहब भी परेशान होंगे कि भाई दोनों भाई मिलकर राजनीति कर रहे हैं। कभी एक भाई प्रधानमंत्री रहा, दूसरा भाई प्रधानमंत्री बन गया है, और भविष्य में इन्हीं की अपनी अब बेटी को बनाने की सोच रहे हैं। तो राष्ट्रपति साहब को लग रहा होगा कि मेरे बेटे को, बिलावल को भी तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊं। तो क्या भविष्य की कोई राजनीति में से खिचड़ी पक रही है कि बिलावल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक गठबंधन होने वाला हो आपस में मिलके? तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान को हो सकता है कि समर्थन दे, लेकिन अभी सबसे बड़ी ताकत तो वह आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से इमरान खान की पार्टी का स्वागत किया जा रहा है बिलावल भुट्टो की पार्टी के लोगों द्वारा। तो ये नॉर्मल सी बात है। देखिए समीर जी इसको बड़ा मतलब उसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इनके गृह राज्य महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां कांग्रेस और भाजपा पार्षद मिल गए मेयर बनने के लिए। तो वो जो है, तो अनोनी को ये होनी बता रहे हैं, इनकी खुशी जायज है। नहीं वहां, लेकिन वो तो आपने उन्हीं के टीवी पे सुना ना, वो कह रहे हैं हमारे ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है वहां सिंध में। है आपने कठपुतली का खेल देखो, कठपुतली का खेल चल रहा है और इसके पीछे सेना मुनीर जो है वो सब वो हो रहा है। वहां का राजनीतिक एक्टिविटी उस तरह की नहीं होती कि जैसे यहाँ पर हुआ, जो महाराष्ट्र में जो घटना हुई उसमें कांग्रेस भाजपा दोनों ने ट्रेडिशनल राइवल तो शरीफ एंड भुट्टो ही है ना। वो तो ये इमरान खान के डर से दोनों एक हुए थे। बिल्कुल। और ये बात ये इनकी ठीक है कि पावर तो एंजॉय कर रहे हैं शरीफ भाई दोनों। बिल्कुल। तो उसका विरोध हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें फौज का अमल दखल जरूर होगा। नहीं, आपको लगता नहीं कि पीपीपी ऐसा कोई कदम उठाएगी कि इमरान को वहां तो देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना, कठपुतली का खेल होता है, जो सामने दिख रहा है वो नहीं होता, पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो देखना चाहिए। ठीक है, चलें अगली खबर आपको बताता हूं। ये खबर, कठपुतली कौन है? कठपुतली तो कई सारे होते हैं। नहीं, सारी हैं। नहीं, कठपुतली दोनों हाथ में जितने आ जाए। कठपुतली मूलतः शहबाज शरीफ हैं, मुनीर उनको नचा रहा है, शरीफ बंधु जो है वो नाच रहे हैं, और भुट्टो परिवार भी आज के दिन में उसी कठपुतली तो भुट्टो परिवार को इतना प्यार क्यों आ रहा है इमरान की पार्टी पे? मैं उसका कारण बताता हूं। उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वो सत्ता में चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, जो कुछ भी हो, लेकिन उन पर ताकत नाम की कोई चीज नहीं बन गई है। सत्ता उनके हाथ में नहीं है, उनके पास कार है, उनके पास बंगला है, उनके पास साथ में चलने की सिक्योरिटी है, लेकिन नहीं, शशि थरूर वाला मामला नहीं है। शशि थरूर तो कम से कम निर्वाक बोलते हैं, अपनी ईमानदारी के बात रखते हैं। आप लोग, मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूँ, आप कभी महाराष्ट्र चले जाते हैं, कभी शशि थरूर सिंड्रोम की बात करी। नहीं, मैं इसीलिए बोला ना, किसी बोल रहे ना, ये भी वही तो कह रहे हैं, कठपुतली दोनों तरफ से। खड़गे भी तो, अच्छा आप कह रहे हैं हृदय परिवर्तन होता है। नहीं, एक उनका उत्तर, खड़गे जी भी तो हैं, चलिए अध्यक्ष तो रहते हैं। अब ये तो देखिए, अब ये तो जब होगा तब होगा, और ये खबर आगे और पकती है तो फिर बात इस पर ज्यादा हो पाएगी। लेकिन एक खबर जो आई है, ये हमारे लिए अभी चिंता की बात होनी चाहिए। इंटरनेशनल फ्रंट पर एक पाकिस्तान, जिसमें एक ट्रायंगल का हिस्सा है, ऐसा एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ऐसा पैक्ट हुआ था जिसके मुताबिक अगर एक देश पे हमला होता है तो वो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और दोनों एक दूसरे की मदद को आएंगे। अब खबर ये आ रही है, और ये खबर एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने दी है, कि टर्की
वो भी इसमें शामिल होना चाहता है। मतलब ये तीनों लोग मिलकर एक ऐसा आपस में समझौता करना चाह रहे हैं कि एक देश पर हमला, वो बाकी दोनों देशों पर भी हमला होगा। और टर्की के बारे में आपको एक बात बता दूं, टर्की एक तो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड कंट्री है, पहली बात। दूसरी बात, नेटो का मेंबर है। और तीसरी बात, नेटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश है। तो ये मिलिटरीली बहुत पावरफुल कंट्री है। जो देश पाकिस्तान को जहाज गिफ्ट कर देता है, पानी के जहाज, सोचिए ऐसा देश है ये। और पाकिस्तान पर तो ये बहुत ज्यादा फिदा है। एक नई बात आपको इसी में जोड़ते हुए उसके बाद आ रहा हूं मैं हर्षवर्धन जी के पास। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट मैंने इनके टीवी पर सर सुना, ऑब्वियसली विद सबटाइटल्स, और वो ये कह रहे थे कि इस्लामी दुनिया अब जाग रही है। बहुत अच्छी बात है कि इस्लामी दुनिया, इस्लामी मुल्क जो है वो अब जाग रहे हैं और अब ये जो है एकता का समय है, मुस्लिम कंट्रीज के लिए एकता का समय है। तो क्या ये उसी का एक हिस्सा है? और क्या इसी के लिए टर्की ने कितना बढ़ावा दिया पाकिस्तान को? ये टर्की, एक खबर आई कि पाकिस्तान ने भी सूडान को इतने अरब डॉलर के हथियार बेचने की डील कर ली है। ऐसी डील आई थी लीबिया की। इतनी औकात है पाकिस्तान की, कोई करा रहा है उसको पीछे से। ये तो ये सऊदी अरब हो या तुर्की है या यूएई है, ये कौन है? और क्या जो बात तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कही कि अब इस्लामिक कंट्री एक हो, ये समय आ गया है, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन ये पैक्ट, अगर ये तीन देश एक हो गए, पाकिस्तान, तुर्की और इसके अलावा सऊदी अरब, तो बताइए भारत के लिए कि ये इसकी क्या वो है? नहीं, देखिए, तकनीकी तौर पर दो देश तो भारत के विरोधी हैं ही ना। एक तो हमारा ही जो हिस्सा था, जो मतलब मुझे एकदम विश्वास है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान ध्वस्त होगा, खत्म होगा, हमारा हिस्सा बन जाएगा, तो वो तो हमारा दुश्मन है ही। तुर्की हमारा दुश्मन है ही, इसमें कोई कहने वाला। लेकिन सऊदी अरब रणनीतिक तौर पर मुस्लिम, जिसको कहते हैं कि ठेकेदारी रहनुमाई के लिए, वो भले पाकिस्तान तुर्की के साथ जाए, भारत को वो इग्नोर नहीं कर सकता है। टर्की, ये ट्रायंगल कभी भी ऐसा नहीं बनेगा जो एंटी इंडिया के साथ जाएगा, ये पक्का मान लीजिए। सऊदी अरब किसी कीमत में आज की जो स्थितियां हैं उसमें वो नहीं जाएगा। और एक बात और समझिए, मतलब ये पाकिस्तान से पैक्ट कर लेंगे लेकिन हमारे खिलाफ पैक्ट करेंगे, हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। अभी जब ईरान पर हुआ था हमला, जब दोहा पर मिसाइल मारी थी इजराइल ने, तो उसके बाद क्या हुआ था? सारी इस्लामिक कंट्रीज बैठी थी। उस वक्त भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कह रहे तो इस्लामिक वर्ल्ड एक साथ आ गया, सारी सेनाएं एक साथ हो जाएंगी। ऐसा संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये ट्रायंगल का दो एंगल है, उससे हम निपट रहे हैं। देखिए, इस्लामी देशों की बात करते हैं तो 45 देश हैं, सबके अलग झंडे, सबके अलग नेशनल एंथम, सब है, और सब में आपस में बहुत गंभीर दुश्मनी है। देखिए, जो ये अलायंस, ये जो ये आप बता रहे हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की का, ये इसका एक केंद्र बिंदु जो है वो इजराइल है और दूसरा बिंदु जो है वो ईरान है। हो सकता है ईरान को लेकर हम नहीं है। देखिए, अब देखिए, मैं अभी रियाद में था और वहां हमारे भारतीय एम्बेसडर ने ये बताया कि देखिए, भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। कोई ऐसा सऊदी व्यक्ति नहीं है जिसका किसी भारतीय के साथ संबंध ना हो, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे किसी भी तरह का कला। तो वहां पर हमारा और उनका एक बड़ा गहरे रिश्ते हैं। आप दोनों ने कहा इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत है। होता क्या है कि राजी तो परेशान ही रहते हैं। नहीं, होता क्या है कि जब हम आपस में घर में लड़ रहे होते हैं ना, तो बेशक लड़ाई होती रहती है, लेकिन जब पड़ोस से लड़ना होता है ना, सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इस्लामी मुल्क हो जाएंगे सारे इस्लामिक मुल्क जो है। कश्मीर के मुद्दे पर कभी भी ईरान ने भी हमारा साथ नहीं दिया। 1971 के वॉर के समय इस्लाम भी ने किसी सारे इस्लामिक मुल्क एक साथ। मैं एक ब्रेक लेना, लेकिन उस पर जाते हुए आपको नहीं चाहिए। जाग सब रहे हैं, आपकी एक लाइन में सबका जागने की सब कोशिश कर रहे हैं। के समय में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने पाकिस्तान को रास्ता दिखा दिया। ये सवाल नहीं है वो। एक सवाल सीडीएस हमारे अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान जो है कार्यक्रम में थे, उनसे एक सवाल पूछा गया कि साहब बताइए कि पाकिस्तान एक तरफ, चाइना एक तरफ है और टर्की, ये हमारे तीन घोषित ऐसे लोग हैं जिन्होंने जंग में हमारे खिलाफ काम किया है, ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? भारतीय सेना इसके लिए कितनी तैयार है? उनका जवाब ये था, ये शायद थोड़ा आश्वस्त करेगा आपको। उन्होंने कहा आपको ये ठीक है कि टर्की ने मदद की, ये ठीक है कि चाइना ने जंग में मदद की, लेकिन क्या किसी ने अपनी सेनाएं भेज दी? टर्की के साथ तो हमारी सीमा भी नहीं लगती है। तो ये किसी जंग की हालात में उस वक्त कोई मदद कर देना किसी की एक अलग चीज होती है, लेकिन हम उसको दुश्मन माने उन देशों को, और हम ये मान के चलें कि जब लड़ाई होगी तो साहब तीनों सेनाएं जो हैं वो एक साथ आ जाएंगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन तैयारी भारतीय सेना हर चीज की रखे। अब बात जरा ट्रंप की कर लें। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। ट्रंप का अगला प्लान क्या है? ईरान पर नजर है, ये वो कह रहे हैं, लेकिन उनका इतने भर भी मन नहीं भर रहा है। असली जो अगला टारगेट है वो तो एक दुनिया के अंदर एक अलग ही किस्म की झगड़े की शुरुआत कर सकता है। वजह ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है। 57,000 लोग रहते हैं मात्र, लेकिन एरिया इलाका कितना बड़ा? 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा ग्रीनलैंड है।
आर्कटिक ओशन के बीच में, एक तरफ यूरोप, एक तरफ अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि इसके इर्द गिर्द चीनी और रूसी जहाज घूमते रहेंगे, घूमते हैं, और यहां इससे पहले कि वो कब्जा कर लें, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। अच्छा, वो मांग तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई किसी से, मतलब क्या कहें अब सर कि भाई आज थोड़ी जरूरत है, अपनी गाड़ी दे दो, तो वो मांग रहे हैं 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, वो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट जैसा है, छोटा सा, वो उनको चाहिए। अब ये डेनमार्क का उस तरीके से हिस्सा नहीं है कि भाई मतलब जैसे हमारे यहाँ इतनी स्टेट्स हैं तो हम सब वैसे हो गए, लेकिन ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी, बाकी चीज़ें, इकोनॉमी सब डेनमार्क चलाता है। अब ट्रंप ने कहा कि अरे कुछ साल पहले अगर डेनमार्क की एक बोट वहां जाकर के उतर गई और डेनमार्क ने कहा ये हमारा है तो उनका हो गया, ठीक है, हम भी बहुत सारी बोट भेज देंगे, हम कह देंगे हमारा हो गया। अब इसका रिएक्शन यूरोप में बहुत बुरा हुआ। पहले तो डेनमार्क के लोगों ने ये कहा और ग्रीनलैंड के लोगों ने ये कहा कि ऐसा हमारे यहाँ कानून ये है कि अगर कोई विदेशी सैनिक आ जाए ना तो हमें अपने ऊपर वाले कैप्टन से या जनरल से पूछना नहीं पड़ता, हमारे यहाँ लिखित कानून है, दुश्मन देखते ही गोली मारो, तो हमारे यहाँ पहले गोली चलेगी, बाद में होगी। ये एक दिन आप यही डायलॉग बता रहे थे ना, ये बात मैंने, जहाँ ये बात सच निकली, यही ऐसा उन्होंने कहा है। फिर इसके बाद पूरे यूरोप से आवाज आनी शुरू हो गई, एक देश, कि ये मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं है। नेटो का मेंबर है डेनमार्क, नेटो का सबसे बड़ा सदस्य है अमेरिका, और नेटो की ये शर्त है कि एक देश पे हमला तो पूरे नेटो पे हमला। तो अगर हमला कर दें हम या जबरदस्ती लेने का प्रयास करें ग्रीनलैंड को ट्रंप, तो फिर तो पूरे नेटो को हमला कर देना चाहिए अमेरिका के ऊपर। ये एक्चुअल में ये चर्चाएं हो रही हैं और ये यूरोप के तमाम नेता लोग यही बात कर रहे हैं कि ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं। और ट्रंप वो सीधे सवाल पूछा कि आप ग्रीनलैंड चाहिए, बोले चाहिए ही नहीं, लूंगा, आसानी से दे दोगे तो ठीक, नहीं तो जो करना पड़े करूंगा। ये भाषा पुतिन बोलते हैं यूक्रेन के लिए, सिमिलर भाषा, आसानी से मान लो नहीं तो हम तो ले ही लेंगे, वही भाषा ट्रंप बोल रहे हैं। अब आपको एक बयान सुना रहा हूं, इनका नाम है क्रिस मर्फी, ये कनेक्टिकट से सेनेटर हैं। तो सेनेटर सांसद ही हो ना सर उनका? हाँ, सांसद हुआ उनका, तो अपर हाउस का होता है शायद, प्रभावशाली सेनेटर है। इन्होंने कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूं और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं बात कह रहा हूं और आपको भी यकीन नहीं होगा कि मैं क्या बात कह रहा हूं। क्या ट्रंप अमेरिका को उस मुकाम पर ले जा चुके हैं जहां अमेरिका और नेटो की लड़ाई होगी, वॉर होगी? उन्होंने कहा लेकिन अब इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। सुनिए। तो ये बात ऐसा जैसा मैंने कहा था, भैया हमने नहीं कहा, भाई ये वहां का सांसद कह रहा है, प्रभावशाली आदमी है, वो कह रहा है ट्रंप को सीरियसली लेना पड़ेगा, जो मादुरो के साथ कर दिया उसके बाद ट्रंप जो अब कह रहा है उसको गंभीरता से लो दुनिया को, चाहे वो ईरान की बात करे चाहे किसी और देश की बात करे। और उन्होंने कहा ट्रंप प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट की तरह देखता है, ग्रीनलैंड नेटो का मेंबर है, डेनमार्क का हिस्सा है, इससे मतलब नहीं है यार, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी चाहिए। और आपको पता है उसके नीचे क्या है? उसके नीचे भी तेल है, उसके नीचे और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। असली कहानी यही है जो ट्रंप वैसे किस दिन ये भी बोल देंगे कि हाँ मैंने इसीलिए किया था ये काम, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या यूरोप से जंग करोगे? और अगर हमला कर दिया, फोर्सेस भेज दी अगर इन्होंने, अमेरिका ने, तो क्या यूरोप के कोई देश फोर्सेस भेजेंगे? उन्होंने कहा मुमकिन है, भेज दें कोई लड़ाई करने के लिए, तो यूरोप की और अमेरिका की लड़ाई हो जाएगी। अब इसमें यूरोप के देश क्या सोच रहे हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान आ गया, जो चांसलर होते हैं जर्मनी के, उनका बयान आ गया कि ट्रंप अपने ही देश, क्योंकि उनके देश ने लीड किया पिछले 100 साल में दुनिया को, उन्हीं के देश के द्वारा, उनके नेतृत्व में जो दुनिया के तौर तरीके, नियम कानून बने, उन्हीं को नहीं मान रहे हैं ट्रंप। तो ये बड़ा गलत व्यवहार है और ये मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने एक बात कही, उन्होंने कहा आप कर क्या सकते हैं, ये बताइए आप कर क्या लेंगे? ठीक है, ट्रंप को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे? ट्रंप के साथ व्यापार बंद कर देंगे, ट्रंप के साथ जाके लड़ाई करेंगे? उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैकडॉनल्ड बंद कर दूं यहां पर? इससे ज्यादा आप कर क्या लोगे ट्रंप के साथ? जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री। तो आप मुझे बताइए कि कोई अजीबोगरीब सी बात है ये, क्या ये काम वाकई ट्रंप कर लेंगे और उसके बाद यूरोप क्या करेगा? त्रिपाठी जी बताइए। देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि अच्छा है कि हम लोग जॉर्जिया मेलोनी को सुन रहे हैं। ये उनकी सबसे, जिसको कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट, अगर दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बात करें, और मुझे वो याद है कि एक कोई कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही दोनों जुड़े थे, ट्रंप भी और मेलोनी भी, और दोनों ने एक दूसरे को जैसे अप्रिशिएट किया था, और उसमें जॉर्जिया मेलोनी ने बाकायदा भारत का भी नाम लिया था, नरेंद्र मोदी का नाम लिया था कि दुनिया अब ऐसे बदल रही। यानी ट्रंप ने जो किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, अनएक्सपेक्टेड है। तो जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने गलत दांव लगाया, वो शायद थोड़ा उनको देखना चाहिए कि गलत दांव नहीं है, ट्रंप थोड़ा गलत हो गए। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो ये कि अगर इस तरफ ये बढ़ेगा तो आप कुछ भी कह लें, लेकिन एक समय के बाद आदमी लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है।
तो क्या होगा? तबाही होगी, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना तय। ऐसे नहीं होगा कि ग्रीनलैंड को कब्जा कर ले। क्या कर लेगा यूरोप? क्या कर लेगा यूरोप? सर बताइए। वो त्रिपाठी जी, अगर मुझे कहा जाता है ना कि आपके सामने शेर रहेगा तो क्या करेगा, तो जवाब ये होता है कि साहब हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर करेगा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका की स्थिति है, नेटो का अस्तित्व भी नहीं है बिना अमेरिका के, और उसकी 60 करोड़ आबादी होगी पूरा, लेकिन वो एक नहीं है, और बहुत साल से सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही उनका पूरा का पूरा डिपेंडेंस जो है वो यूएस के ऊपर है। भाई साहब शायद आपका माइक कोर्ट से उतर गया, एक बार इसको देख लें, शायद इसलिए आवाज नहीं आ रही है, तो फिर हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल सही आपने वो बात कह दी कि भाई जो करेगा शेर करेगा। पूरा यूरोप क्या कर लेगा? यूरोप अमेरिका की मदद के बगैर ये रोक पाए क्या? इतने सारे देश हैं, मैं समीर जी ये पूछता हूं, कितने देश हैं यूरोप के अंदर? सारे एक हो जाते। नेटो तो वही है ना, क्या कर लिया आपने रूस का, जो आज जिसको अपना दुश्मन मानते हो, उसका तो कुछ कर नहीं पाए। वो 4 साल से यूक्रेन को मारे जा रहा है, तो अपने सबसे बड़े बॉस का आप लोग उसका क्या मुकाबला करेंगे? समीर जी नहीं, ठीक है, ये बात कहना ठीक है कि भाई जब शेर सामने आएगा तो हम क्या करेंगे, शेर ही करेगा। लेकिन 10 लोग इकट्ठे अगर हो भी जाए जानवर और शेर पड़ जाए तो उनको फिर मिलकर लड़ने की ताकत भी इकट्ठी करनी पड़ती है। इकट्ठा हो तो होते हैं, और फिर ऑपरेशन भी होता है। जब अपनी जान पर बना आती है और जब अपने स्वाभिमान पर, अपनी सुरक्षा पर, अपनी जमीन पर बना आती है, तो सब लड़ने की ताकत में आ जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रम्प लगातार मतलब दुनिया को धमका रहे हैं, अभी उन्होंने जिस तरीके से बाकी देशों पे कब्जा कर रहे हैं, कनाडा को ये कहना पड़ रहा है कि हमारी रातों की नींद ट्रम्प उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से हमें 51 राज्य बनाने की धमकी दे रहे हैं, जिस तरीके से वो दुनिया को धमकी दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया है ट्रम्प को ये बताया जाए कि हाँ या नाम है सर, हाँ या नाम है, ट्रम्प ग्रीनलैंड लेके रहेंगे या नहीं? निश्चित रूप से लेकर रहेंगे, लेकिन उसका विरोध होगा। आप बताइए, हाँ या नाम है सर? जी बिल्कुल, उसमें और कोई विरोध भी नहीं हो पाएगा। देखिए ट्रम्प बहुत व्यवहारिक आदमी है। ठीक है, बताइए, आप बताइए, हाँ या ना? बिल्कुल लेंगे, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अब हमें रूस से बात करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा आप अगले बारी पे, अगले राउंड में आ जाओ आपके पास, क्योंकि है यूरोप से जुड़ी हुई खबर। बिल्कुल। अब एक मिसाइल चलाई साहब, एक मिसाइल मतलब मिसाइल, वो एक मिसाइल कई बार चलाई, मिसाइल मतलब ऑर्शनिक मिसाइल रूस ने, पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर। सब जानते हैं इस मिसाइल के बारे में। ये मिसाइल जो है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। और पुतिन ने पहले ये कहा था, जब ये मिसाइल उन्होंने अनवेल की थी, कि इसे कोई रोक नहीं सकता। अब उन्होंने ये कहा है कि सारा यूरोप एक हो जाओ, नेटो सारा एक हो जाओ, और एक काम करो, कीव यूक्रेन की जो राजधानी है, तुम सारे देश मिलकर, तुम्हारे पास जितने एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे अमेरिका से ले आओ, चाहे जर्मनी से ले आओ, चाहे फ्रांस से ले, कहीं से ले आओ, सब लगा दो, और एक टेक्नोलॉजिकल डुअल, एक बैटल करते हैं, केवल टेक्नोलॉजी चेक करने के लिए। यहां से ऑर्शनिक मिसाइल हम चलाएंगे और तुम सारे देश मिलकर एक मिसाइल रोक के दिखा दो। जगह भी मैं बता रहा हूं वहीं लगाना, जहां तुम्हारा मेन जो तुम्हारा सेंटर है, कीव यूक्रेन की राजधानी में। ऐसी धमकियां चल रही हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में। एक देश का राष्ट्रपति पूरे यूरोप को, अमेरिका को ऐसी चुनौती दे रहा है। सुनिए आप। मैं इस खबर का तो नहीं कहूंगा, ये तो खैर, लेकिन अपने आप में बड़ी ऐसी भाषा बोली उन्होंने और ऐसी चुनौती दी है, तो हमने बात की। अब इसी पर आप यूरोप का बदलता रुख देखिए। जो अभी तक क्या लग रहा था कि ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई सच्चाई थी, इसको रोकने के लिए, बातचीत से रोकने के लिए कौन आदमी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था? ट्रंप कि बात से रोक दो, बातचीत से रोक लो। वो अलास्का में जाके मिल लिए पुतिन से, फोन पे घंटों बात कर ली, इधर जेलेंस्की को बुला लिया, सब कुछ कर लिया। बातचीत का रास्ता उन्हीं के पास, वो इसी ने दिखाया। यूरोप क्या कह रहा था? ऐसे नहीं मानेगा ये, पुतिन ऐसे नहीं मानेंगे, सैंक्शंस लगाओ, आर्मीज तैयार करो, सारा एयर डिफेंस दो यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दो, जब तक टक्कर नहीं मिलेगी जंग के मैदान में तब तक नहीं रुकेगा पुतिन। अब यूरोप क्या कह रहा है? सब शुरुआत की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप सीधी बात करे पुतिन से। अभी तक एक नेता ने बात नहीं की है, इन्होंने तो इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया हुआ है पुतिन को। वही यूरोप कह रहा है। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि हमें अब बात खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल यूरोप का है। और जॉर्जिया मेलोनी ने, इटली की प्रधानमंत्री ने, उस बात को सेकंड किया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। अब यूरोप को पहल करके खुद पुतिन से बात करनी पड़ेगी, लेकिन एकजुट होकर, एक एक करके नहीं, एक साथ एक मसौदा तैयार करो और जाके सीधे पुतिन से मिलो। ये कैसा बदलाव है? यूरोप कह रहा है अब हम बात करेंगे पुतिन से। देखिए, सच को स्वीकार किया है। सच्चाई तो यही है कि जब, देखिए, कल तक नाटो को भरोसा था कि अमेरिका साथ आकर के लड़ेगा और यूक्रेन के साथ अमेरिका भी साथ देगा।
जब तक जो बाइडेन का प्रशासन था तब तक ये हो भी रहा था। ट्रंप ने हाथ खींच लिया है, उसके पास विकल्प क्या बच जाता है? उसके पास विकल्प इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बच जाता है। नाटो में हुआ क्या था, जितने भी आर्मी थे उनको कहा जाता था आप बेसिक आर्मी रखिए, टेक्नोलॉजी को एडवांस कीजिए, टेक्नोलॉजी के सहारे हम युद्ध जीत जाएंगे, बाकी ताकत हमारी तो रहेगी ही, टेक्नोलॉजी भी साथ रहेगी, मिलिट्री पावर भी हमारा रहेगा, हम उसका नेतृत्व करेंगे। अब नेता ही पीछे हट गया है तो आप बता दीजिए पूरी फौज कहां पर खड़ी होगी? वही हालत नाटो की स्थिति हो गई है। अब आप कह रहे हैं डेनमार्क में 57,000 की आबादी है, वो ऑटोनोमस रीजन है, रूल्ड वाला, उसे ऑटोनोमस रेजिम है, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी ही सिर्फ डेनमार्क के पास है। कल वहां की जनता कहती है कि नहीं, हम खरीदे जाएंगे, हम यूएस का सिटीजनशिप बनने के लिए तैयार हैं, उनको तो फायदा होगा ना। मना कर रहे हैं वो लोग। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी वो कह रहे हैं, अभी तो आप हमें और आपको नहीं मालूम है, कल जाकर के अमेरिका खरीद ले उसको और कहे कि भाई तुम यूएस का सिटीजन बन जाओ, तुमको तो और फायदा है। डेनमार्क के सिटीजन होने से बेहतर उनको विकल्प मिलेगा ना कि अमेरिका। अभी तक जो सर वहां से कोई वहां पे एक रेफरेंडम होना है वैसे। अब ये उससे पहले ट्रम्प से ये भी सवाल हुआ कि क्या आप कोई मॉनेटरी एड ऐसा कुछ देंगे, क्योंकि वहां एक ऑप्शन ये चल रहा है कि ट्रम्प शायद वहां के 57,000 तो लोग हैं, हाँ। उनको पर मंथ कुछ पैसा बांध दें, टाइप $10,000 से लेकर के कुछ, इतना आपको हम देते रहेंगे, आप बस हमारे साथ आ जाओ। बट पता नहीं वो क्या करेंगे। शुरू में तो ट्रंप ने यही कहा था ना, हाँ। कि कितना में इसका बोली लगा रहे थे, ट्रंप तो शुरू में बोली ही लगा रहे थे सर। लेकिन ट्रंप से एक ऐसा सवाल हो गया जो मुझे तो ट्रंप से उम्मीद थी कि ट्रंप जैसा आदमी भी कहेगा अरे तुम पागल हो क्या, ये क्या सवाल हुआ? ऐसा सवाल पूछ लिया गया ट्रंप से पूछ लिया गया कि साहब जैसे आप मादुरो को उठा के लाए, जरूरत पड़ेगी तो क्या आप ऐसे ही पुतिन को उठवा सकते हो रशिया से? ये सवाल, ये सुनिए तो जवाब के साथ सवाल है, जैसे मादुरो को उठाया उसके घर से, बेडरूम से, क्या ऐसे पुतिन को उठा के लाओगे? ट्रंप का जवाब होना तो ये चाहिए था तुम पागल हो क्या। ट्रंप का जवाब क्या था? इसकी जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि तो पुतिन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो यूरोप से नहीं डरता, हमसे डरता है। अगर पुतिन साहब डर रहे होते तो अभी तक कब का यूक्रेन युद्ध ट्रंप साहब रुकवा चुके होते हैं। और जिस तरीके से अब पुतिन सीधे चुनौती दे रहे हैं पूरे यूरोप को कि भाई आप अगर चाहते हो तो मुझे रोक के देख लो। अब यूरोप को भी लग रहा है कि भाई पुतिन जिस स्टेज पर चलेगा, और अमेरिका ने जिस तरीके से साथ छोड़ दिया है, और अमेरिका तो साथ छोड़ने के बाद छोड़ी है, अमेरिका तो नाटो के देशों को आंखें दिखा रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि भाई जितना रूस से हमें डरने की जरूरत है उससे ज्यादा तो अमेरिका हमारे लिए खतरा बनते जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब यूरोप को लग रहा है कि भाई ये ट्रंप का साथ छोड़िए, अब अपन कम से कम पुतिन से बात करते हैं और भविष्य में अपन कैसे बेहतर और सुरक्षित दे सकते हैं उस पर बात की जाए। तो मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप दुनिया में अकेले पड़ रहा है, ट्रंप अमेरिका को दुनिया में अकेला कर रहा है। जो पूरा यूरोप उनके साथ था, नाटो के साथ था, अब अकेला पड़ते जा रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो माइट इज राइट के ऊपर काम कर रहे हैं और ताकत का अपना जिसकी लाठी उसका मैच। देखिए पूरा विश्व ऑर्डर चरमरा गया। हमें लगता है कि जो हमारे विश्व गुरु हैं उनको आगे लेना चाहिए और विश्व में शांति का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री को, मोदी जी को खुद जाकर के करना चाहिए शांति का प्रयास। राहुल गांधी ऐसा कहेंगे? चलिए आगे। लेकिन जो ट्रंप कर रहे हैं, राहुल गांधी इसमें कहां से आ गए? आप लोगों को पता नहीं। निजी टिप्पणी के विश्व गुरु हैं। वेनेजुएला पर हमला किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ट्रंप ले आए। सब जानते हैं कि उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि उसके नीचे दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, कई बिलियन बैरल। अब ट्रंप ने उस काम के लिए एक सारे अपने बड़ी दुनिया के बड़े अमेरिकी जो ऑयल कंपनियां हैं उनके सीईओज की सबकी बैठक बुलाई और कहा कि जाओ अब तुम्हें $100 बिलियन इन्वेस्ट करना है वेनेजुएला में। तो एक ने तो कह दिया वहीं साफ एक बड़ी, वो बता देंगे त्रिपाठी जी कौन सी कंपनी थी, कि साहब नहीं हो सकता, वेनेजुएला इज अनइन्वेस्टेबल। हमने पहले भी वहाँ पे इन्वेस्ट किए बिलियंस ऑफ डॉलर, सब डूब जाता है, वहाँ के लोग सब लूट लेते हैं, सरकारें ऐसी आ जाती हैं। तो आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि हम वहाँ पर वो पैसा लगा पाएँ। तो एक बात, लेकिन अमेरिका की नीयत क्या थी वेनेजुएला पर हमला करने की, ये सोचिए, बता दिया मार्को रूबियो, इनके विदेश मंत्री ने। इन्होंने कहा अब वहां की ऑयल इंडस्ट्री से जो पैसा आएगा वो हमारा होगा, वहां की ऑयल इंडस्ट्री को ऑपरेट अमेरिका करेगा, उनको अपने खाने पीने के सामान, दवाएं से लेकर और कल पुर्जों से लेकर जो कुछ खरीदना है सब कुछ अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। इससे बड़ी दादागिरी और क्या है त्रिपाठी जी, क्योंकि एक देश पे हमला करो फिर उस सेकंड सब कुछ तो हमसे खरीद। देखिए जो इनकी कंपनियां आई थी उसमें एक्सॉन को छोड़कर सारी की सारी कंपनियां भाग गई थी, कोई वहां रुकी नहीं थी। अच्छा। लेकिन उन सारी कंपनियों का ये कहना है कि हाँ ऑयल रिजर्व तो है लेकिन उसको निकालना और ट्रेड कर पाना, क्योंकि एक बात ये भी समझिए, ट्रंप की ये दादागिरी अगर है तो रशिया
ये ऑयल अमेरिका से नहीं लेगा, चाइना ये ऑयल अमेरिका से नहीं लेगा, और भारत भले पिछले दरवाजे से रिलायंस ने बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन बड़े तौर पर वो भी शायद इस तरह से नहीं ले पाएगा। तो फिर ये किसके काम आएगा, और जितना उस पर खर्च आएगा क्या उसको कर पाएंगे क्या? लेकिन जो मूल बात है, डॉलर डोमिनेंस ऑयल के जरिए, दुनिया की खरीद के जरिए, और मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि ट्रंप को अनचेक्ड सारी कंट्रीज जाने देंगी। लोगों का मन बदल रहा है। चलें, वो वक्त आए तो देखेंगे। आज समय इतना ही था कहानी कुर्सी की में। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है।